महात्मा गांधी जी ने कहा है कि द फैमिली इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी। और अगर मैं मेरी बात कहूँ तो मेरा मेंटर मेरा फैमिली है। साइकिल से लेके अभी जो ई कंपनी है वहां तक का सफर कैसा रहा? कि ए मुसाफिर सफर को जान मंजिल में क्या कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क वही करते हैं जो आलसी होते हैं। एक जगह जॉब मिली, वो थी चाय की दुकान। वहां महीने का 4,000 का तनख्वाह और सुबह 9 से रात को 9, ये जॉब का टाइम है। आपका जो कैपेसिटी ना वो 10% है, फैमिली 100%, 9 गुना 10 गुना खर्च कर रहा है आपके ऊपर। अपन ऐसा बोलते ना मारवाड़ी या गुजराती में बोलते हैं भाई बहु दिवाड़ी जो ही तारा करता होता है। कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहा तो आपका फेलियर निश्चित है। कुछ निश्चित हो या ना हो, फेलियर निश्चित। तो अगर आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनना चाहते हो, आपको कम से कम 3 साल तो उसमें देना है। और गुजराती में एक कहावत है, भणेला भाड़े मरे। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो जरूरी नहीं, आपको आना चाहिए कि 2 पढ़े लिखे लोगों को मैनेज कैसे करना। मैनेजमेंट इज हर एक इंसान के दिमाग में बहुत सारे बिजनेस आइडिया आते हैं, तो कौन सा बिजनेस ऐसा होता है जो चलेगा? एप्पल आया, फोन पे आया, इन सबका सक्सेस मंत्रा क्या? सिर्फ 3 पॉइंट्स पे, क्विक, रिलायबल, अफोर्डेबल। भारत में आज भी बहुत लोगों के लिए खुद का 2 व्हीलर लेना एक ड्रीम है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। कि आप एक ऐसी बैटरी लाने वाले हो तो लाइफ टाइम तक चलेगी, चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा गलतफहमी किसी बिजनेसमैन का होता है कि अब कस्टमर को कुछ नहीं पता। जो अगर ये सोच लेता उसका बिजनेस उसी दिन से गिरना शुरू होता है। जैसे आप एक जैन फैमिली से बिलोंग, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टॉप बिजनेसमैन है वो सब जैन है। क्या डिफरेंट होता है आपकी फैमिली में और अदर लोग? जैन धर्म का बेसिक सिद्धांत परस्परोग्रहणम जीवनम। हर जीव दूसरे जीव पर आधारित है। जैसे मेरा अपना एक प्रण है कि महीने में मैं 3 दिन सार्वजनिक रूप से पारंपरिक परिधान धारण करूं, धोती दुपट्टी। एक बिजनेसमैन बनने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए और क्या? अगर आपको कुछ नया करना है ना तो उसके लिए नया प्रयास भी करना पड़ेगा। आप हमेशा वही रास्ते अगर जाते रहेंगे जिस रास्ते पे पिछले 100 लोग निकल चुके हैं, आप वही पाएंगे जो वो 100 लोगों ने पाया। और अगर हम बात करें कि कोई भी नया अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो बैकअप क्या होना चाहिए? अपना बैंक बैलेंस देखना जरूरी है। ओके, एटलीस्ट 3 साल का बैकअप होना चाहिए आपको। When you type your name on Google and Google shows your photo or Google shows your name, that is not your achievement, that is Google's achievement. Okay. But when you ask a question to Google and your name becomes answer to that question, it's your achievement. तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो हमारा ऑडियंस है और जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्यूट मैसेज क्या देंगे आप? नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड यंगेस्ट फाउंडर ऑफ ऑटोमोबाइल कौन है? जल्दी से गूगल कर लीजिए क्योंकि आज आप उन्हीं से मिलने वाले हो। आज हमारे गेस्ट राज मेहता जी हैं, जिन्होंने 12 साल की एज में ईवी सेक्टर में अपना कदम रखा और वो बन गए वर्ल्ड यंगेस्ट फाउंडर ऑफ ऑटोमोबाइल। सबसे पहले उन्होंने अपनी एक साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में बदला और आज एक ईवी 2 व्हीलर की कंपनी चला रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं कि उनकी जर्नी, और वो एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम ये जानेंगे कि कैसे जैन फैमिली में छोटी एज से ही बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनने की सीख दी जाती है। क्या ऐसे वो गुण होते हैं जो एक बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनाते हैं? और सबसे बड़ी बात कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एज मैटर नहीं करती है, ये हम राज मेहता के जीवन से जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आज के हमारे गेस्ट राज मेहता जी से। नमस्ते राज मेहता। नमस्ते। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए लाइफ इन मिनट में। सबसे पहले तो ये बताइए कि जहाँ 12 साल की एज में बच्चे स्कूल में बिजी रहते हैं, गेम खेलने में बिजी रहते हैं, वहाँ आपने ऐसे क्या सोचा कि आपको अपनी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल दिया, और कैसे ये माइंडसेट आपका डेवलप हुआ? तो हरिओम भाई, बेसिक चीज ये है कि हमने जब स्कूल में पढ़ा था ना कि जिज्ञासा जो है वो एक स्वभाव एक हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और बल्ब के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो कि थॉमस एल्वा एडिसन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लेकिन जब भारत की ओर हम देखते हैं, जो आज का भारत है वो एक समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ एक इकोनॉमी है, एक अर्थतंत्र है। हम लोग विश्व के पहले 3 इकोनॉमी में जल्दी स्थान लेने वाले। इसी को देखते हुए जो बालक था राज,
12 साल की एज का जो बालक था, उसके मन में जिज्ञासा हुई, और उस जिज्ञासा का जब समाधान हुआ तो एक आविष्कार का जन्म हुआ। ये कौन सी ईयर की बात है? ये 2013 की बात है। मेरा जन्म 2001 में हुआ। ओके। और 2013 में एक जिज्ञासु बालक, उसका जिज्ञासु स्वभाव था कि कैसे मैं अपनी जो बाइसिकल है, जो पेडल वाली साइकिल है, उसको मैं कैसे एफर्टलेस बनाऊं, कि बिना मेहनत के मैं कैसे अपना ट्रांसपोर्टेशन आवागमन कर सकूं। यही एक जिज्ञासा ने एक आविष्कार को जन्म दिया, जो कि भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक बाइसिकल कन्वर्जन किट थी। मतलब कि कोई भी बाइसिकल को आप आसानी से अपने घर पे ही इलेक्ट्रिक बना सकते हैं। और ये करने का काम कोई भी एक कॉमन मैन, जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर हो, जरूरी नहीं आपको पेचकस चलाना भी आता हो, आप एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति भी हैं, क्योंकि अगर 12 साल का लड़का जिस चीज का आविष्कार कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति उस साइकिल को बना भी सकता है आसानी से। और मेन चीज कीमत, तो कॉस्ट जो है उसको एकदम हमने अफोर्डेबल रखा था। लगभग करीब 10,000 के आसपास के कॉस्ट में किसी भी साइकिल में प्राण आ सकते हैं। वो साइकिल बिना किसी मेहनत के एक्सीलेटर के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल सकती है। राइट। तो राज भाई, आपने इतनी छोटी उम्र में ये चीज स्टार्ट किया था, पर उस टाइम आपका ऐसा मेंटर कौन था जिसने आपको ये सब जो गाइड देता था कि ऐसे कर सकते हो? क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। बात तो आपका सही है, बट एक चीज है कि आजकल का जनरेशन जब हम देखते हैं, वो मेंटर कहीं खोज रहा होता है, और वो ठीक उसी तरह है जैसे मृग, एक हिरन जो होता है, वो कस्तूरी के लिए जंगल में ढूंढता रहता है। उसकी सुगंध उसको अच्छी लगती है, वो जंगल घूम करके देखता रहता है कि मेरा ये कस्तूरी कहाँ है, जबकि उसकी नाभि में वो कस्तूरी छिपी रहती है। उसी तरह से अगर हर कोई देखे अपनी फैमिली में, तो कस्तूरी वही है, उनके मेंटर वही हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि द फैमिली इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी। और अगर मैं मेरी बात कहूं तो मेरा मेंटर मेरा फैमिली है। और अगर किसी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी इस कामयाबी में या जो मेरी सफलता में, वो मेरे दादाजी का है। क्योंकि उनका काफी सारा मुझे लर्निंग्स मिला, टीचिंग्स मिली, जो मेरे बिजनेस में, मेरा सोशल लाइफ में, आध्यात्म की दृष्टि में बहुत सारा सुधार हुआ। और कहें तो उन्होंने ही ABCD सिखाया कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे फंड रेज करना है, हर चीज मेरा लाइफ में जो भी है, मैं अपना दादाजी को मैं एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकता हूँ कि वो व्यक्ति है जिनकी वजह से मैं आज ये सब करना संभव हो पा रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि हमें मेंटर ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के अंदर ही आप मेंटर ढूंढिए, वो आपके सबसे बड़े मेंटर होंगे। यस, वो मेंटर आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेगा। आपके फैमिली मेंबर जो है, आपके पेरेंट्स है, उससे पॉजिटिव आपको और कोई नहीं सोचेगा या और कोई नहीं देख पाएगा। आपके पेरेंट्स एक ऐसे व्यक्ति हैं केवल इस धरती पर, खुद तो दुखी रहेंगे पर वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप दुखी हो। वो हमेशा आपके सुख को पहले प्राथमिकता देंगे। वो चाहे बोलते ना कि एक माँ गीला बिस्तर में भी सो लेती है पर बालक को सूखा बिस्तर देती है। तो कुछ उसी तरह हम लोग पुरानी चीजों को समझे और उसको अपनी लाइफ में भी अपनाएं। राइट, सही है। तो आपकी वहाँ साइकिल से लेके अभी जो EV आपकी कंपनी है, वहां तक क्या सफर कैसा रहा? तो सफर का ये है कि जनरली एक होता है ना कि आप मुसाफिर हो, तो मैं एक बहुत अच्छा लाइन लिखा है मैंने कि ए मुसाफिर सफर को जान मंजिल में क्या रखा है। वाह। सफर अंग्रेजी का भी एक शब्द है और सफर हिंदी का भी शब्द है। दोनों करना है और दोनों का परिणाम मंजिल है। अगर आप सफर नहीं करेंगे अंग्रेजी वाला तो भी मंजिल नहीं मिलेगी। सफर तो करना है। एक चावल को भी अगर खाने योग्य बनना है तो उसको एक गर्म कुकर में से पक करके निकलना होता है। चाहे एक आलू हो, पड़ा रहता है, जब तक वो गर्म नहीं होगा तो काम के लिए नहीं आएगा। तो उसी तरह आपको भी सफर करना है और सफर का ही आनंद है। मंजिल तो किसने देखी? अभी जो सफर था मेरा वो साइकिल से शुरू हुआ। और एक बेसिक चीज होता है, कोई भी पूछता है कि भाई फंडिंग, भाई पैसा नहीं तो क्या होगा। अब 12 साल का एज में तुम पैसा किधर से लेके आए? तो वो भी आप ही के अंदर है, आपको उधर ही खोजना है। हम इधर उधर देखते रहते हैं, खोज अपने भीतर करना है। जवाब वही है। समस्या हमारे पास है तो समाधान भी हमारे पास है, पर हम वहां खोजते नहीं है। मेरा जब एज 12 साल का था, समस्या थी मेरे सामने कि
आवागमन ट्रैवल का उन्होंने साइकिल दिया था और मैंने मांगा था कि स्कूटर दे दो, मैं चला तो लेता था पर अब ना लाइसेंस था और दूसरी सबसे बड़ी समस्या मेरी इनकम नहीं थी। तो घर वालों ने बोला कि भाई तुम्हें स्कूटर तो दिला देंगे, पेट्रोल का खर्चा कौन, और दूसरा लाइसेंस नहीं है, ये तो अवैध है, आप अपना साइकिल चलाओ, साइकिल अच्छा वाला हम आपको लाके दे रहे हैं। और साइकिल तो आ गई पर मैं भी आलसी आदमी था, तो मैंने सोचा कि यार कैसे एफर्टलेस ड्राइव बनाया जाए। और कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क वही करते हैं जो आलसी होते हैं। तो अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और आप आलसी है तो ये मत सोचो आप सफल नहीं हो सकते। आलसी व्यक्ति सफल हो सकता है, आपको थोड़ा और मेहनत करना है कि आलस को बेटर कैसे बनाया जाए। मैं आलसी था, मैं पेडल नहीं लगा पा रहा था, मैंने फोकस किया कि मैं अपनी आलस को कैसे बिजनेस में तब्दील करूं। उसी तरह मैंने सबसे पहले अपनी इलेक्ट्रिक बाइसिकल तैयार की। जब वो बाइसिकल तैयार की तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है कि आपने सोचा और वो हो गया। और एक चीज है कि आपका पैशन, आपका परसिवरेंस क्या है, आप कितना दृढ़ता के साथ, कितने जुनून के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं उसको पाने के लिए। क्योंकि सोचते तो हर कोई सोच लेता है, करने के लिए एक अलग जुनून चाहिए। आपको दिन रात मेहनत करना है एक अच्छे दिशा में लेकर के कि नहीं मैं इसको अचीव कर सकता हूं, और कितने फैक्टर से उसको एलिमिनेट करते जाना है। अगर आप कहीं फेल हो रहे हैं तो फेलियर से आपको लर्निंग भी लेना है। अंग्रेजी में कहावत है कि फेलियर होता ही नहीं है, देयर इज नेवर अ फेलियर, आइदर यू लर्न और आइदर यू सक्सीड। सो आपको फेलियर से सीखना है। मेरा जो जर्नी था, मेरे पास अपना पॉकेट मनी था, उस पॉकेट मनी से मैंने अपना जर्नी शुरू किया। पॉकेट मनी मतलब क्या, तो देखा जाए तो बेसिकली कभी रिश्तेदार घर में आ रहे हैं, पैर छू लिए तो 100 रुपए की नोट मिल गई, बर्थडे हो गया, कुछ फंक्शन हो गया तो तब कुछ आमदनी हो गई, उसको हम गुल्लक में बचा के रखे थे। और बाद में लमसम मेरे पास करीब 12 साल की एज तक में 40,000 के आसपास का अपना फंड इकट्ठा हो रखा था। 12 साल की एज, हर टाइप के त्योहार वगैरह हर गुल्लक में हम लोग इकट्ठा करते थे। अब जब मुझे ख्याल आया कि मैं इस साइकिल को कैसे एफर्टलेस बनाऊं, तब मुझे नहीं पता था इसको इलेक्ट्रिक बनाना है क्या करना है। मैंने ये सोचा कि मैं बाजार में से कोई भी एक पेट्रोल इंजन लाऊंगा। लूना नाम का एक स्कूटर बड़ा फेमस था कि पेडल भी लगता है और पेट्रोल से भी चलता है, तो मैंने सोचा उसका इंजन लगा देते हैं, काम हो जाएगा। लेकिन वैसा हो नहीं पाया क्योंकि वो लगाता मैं, वापस पेट्रोल का खर्चा लगता और मेरी आमदनी थी नहीं, मैं लगाता कैसे उसको। तो फिर हमने बहुत सोचा और बहुत सारी वेबसाइट, इंटरनेट का सदुपयोग किया कि कैसे हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। बहुत सारे फेलियर्स हुए, लेकिन एक टाइम आया जब मेरा फंडिंग जो था वो खत्म होने को आया। मेरे पास जो पैसा था, क्योंकि कमाया तो था नहीं, तो जो आया उसको यूज करते थे कि देखा जाएगा क्या करना है। अब फेलियर होता गया, लास्ट में मेरे पास करीब 4,000 रुपए बचा था। और तब ये था कि अगर ये 4,000 भी खत्म हो जाता तो मैं अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा पाता। और लक्ष्य एक था, जुनून था कि भाई मैं इसको कैसे भी करके एफर्टलेस राइड बनाऊंगा। उसके लिए विदेश से एक सर्किट मंगाना था, जो कि कोरिया देश से आना था। लगभग उसके लिए मुझे 8,000 रुपए की जरूरत थी। उस समय मैंने अपने पिताजी से कहा कि 8,000 चाहिए। कोई भी बेटा होता है तो अपने बाप से ही मांगेगा कि पापा 8,000 चाहिए। पहला इन्वेस्टर तो वही होते हैं, पहला वही है। और बच्चे के लिए तो वो एटीएम है कि पापा को बोला तो वो तो देने ही देने। अब जब पापा से मांगा तो पापा ने बहुत आसान और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन किया कि बेटा आपको 8,000 क्यों चाहिए। अब हमारी बुद्धि बालक बुद्धि थी, सही नहीं थी, तो हमने ये बोल दिया कि पापा 8,000 ही तो है, इसमें क्या पूछना। तो पापा ने भी उसको बड़े अच्छे से जवाब दिया, बोला बेटा 8,000 ही तो है, कमा लो जाके, कौन सा बड़ा अमाउंट है, जब बड़ा चाहिए तो आना, बाप बैठा इधर। अब हमें भी जुनून था कि ओके यार कर सकते हैं, हमें करने में क्या दिक्कत है। और तब तो 1,000 के नोट आते थे, तो सोचा 8 नोट तो इकट्ठा करना है, हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। उस समय मैंने अलग अलग जगह पे अपनी कीमत का आंकलन किया। कहते हैं ना कि जब चीज हमारे हाथ में होती है और हमें ही उसका मूल्यांकन करना होता है तो हमारे लिए वो अलग ही वैल्यू होता है। सही मूल्य तभी आपको अपना समझ में आता है जब उसका मूल्यांकन लोग बाजार में करें। जो हीरा आपका अपना है, आपके लिए वो करोड़ का है, पर वो हीरा जब जोहरी के यहाँ जाता है तो उसका सही मूल्य आपको पता चलता है। हमें भी लग रहा होता है कि मैं तो अमूल्य हूँ, पर जब आप बाजार में जाएंगे तो आपको पता चलेगा आपका वैल्यू कितना है और क्या है।
जब जौहरी उसको कसौटी पे घिसता है तो पता चलता है कि सोने का खरा कीमत क्या है, सोना खरा है कि नहीं है। उसी तरह मैं गया ग्रोसरी स्टोर, राशन का दुकान पे, फार्मेसी का स्टोर पे, कहीं जॉब नहीं मिला। 12 साल के लड़के को क्या मिलेगा, कोई नहीं देगा। इतने किस्से हुए। अब मैं फार्मेसी का दुकान पे गया और बोला कि भाई मेरे को जॉब दे दे, मेरा काम निकल जाएगा। वो बोला कि भाई, एक कस्टमर आया, पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन दिया, मैंने पढ़ा तो बोला ये निकाल के दे दो। तो मैंने बोला अब समझ में तो आ नहीं रहा, कैसे पढ़ेगा प्रिस्क्रिप्शन है 12 साल का लड़का। तो बोला भाई तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो, यहाँ करोगे क्या? तो मैंने बोला मैं दवाई काट के दे दूंगा, और क्या आप दे देना निकाल के। बोला ठीक है, इतना ही कर ले, बहुत हो जाएगा, कोई नहीं। अब उसने लिखा था कि भाई दिन में 1 बार, अब हमने गलती से 2 बार कर दिया उसको। तो बोला तेरा काम निकले ना निकले, एक आदमी निकल जाएगा इस चक्कर में। वही चीज हुआ रिपीट ग्रोसरी स्टोर पे। अब तब घर में हम लोग तो मम्मी थाली परोस के देती थी, और उसमें दाल होती थी। अब दाल वहां घर पे हमेशा पी थी हमने, खाई नहीं थी। और वहां जब गए राशन की दुकान पे तो उसने बोला कि भाई 1 किलो दाल अगर 100 रुपए की तो 1.5 किलो की कितनी। अब हमें तो ये था कि यार ये तो सवाल गलत पूछ रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, ट्रिक कर रहा है। कि मैंने बोला अंकल आप गलत बोल रहे हो, अंकल दाल तो लीटर में होता है, आप किलो का बात दे रहे हो। बोला भाई यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि दाल तो रो फॉर्म तो आपको किलो में मिलेगा, बाद में दाल बनती है जो गरम खाते हैं। तो ये सब फेलियर्स हुए। लास्ट में ना तो कहीं जॉब मिली, एक जगह जॉब मिली, वो थी चाय की दुकान पे। जो छोटा सा चाय का टिपरी रहता है, वहां महीने का 4,000 का तनख्वाह, और सुबह 9 से रात को 9, ये जॉब का टाइम था। अब हमने ये सोचा कि यार अपने को काम धंधा तो कुछ है नहीं, और लक्ष्य ये था कि वो 8,000 पहले इकट्ठा करना है कुछ भी करके, एक बेसिक एम था। वो 8,000 के लिए मुझे 2 महीना जॉब करना पड़ता और अपना काम क्लियर। मैं खुश घर गया, घर जाके पापा को बोल दिया। शाम को जब खाना खाने बैठे थे तो मैंने बोला कि पापा मेरे को आपका 8,000 नहीं चाहिए, मैं अपना खुद व्यवस्था कर लिया। तो पापा ने बोला कहाँ जॉब लगा? मैंने बोला चाय का दुकान पे लगा। तो मुझे ये था कि मैं जब ये बताऊंगा उनको तो वो मुझे खटाक से 8,000 दे देंगे और बोलेंगे यार ये सब थोड़ी जॉब होता है, ऐसा अपने को नहीं करने का। अब वो ऐसा बोले ही नहीं, वो एक्सेप्ट कर लिए उसको, मुझे सीख दे रहे हैं कि बेटा अच्छे से काम करना, ऑनेस्टली आप अपना टाइम देना, 5 मिनट जल्दी जाओ, पूरी लगन से काम करो। मुझे हजम नहीं हुआ, मतलब इट वॉज नॉट डाइजेस्टिबल। यार ये एग्री कैसे कर दिया? लाला सेठ आदमी बेटे को चाय की दुकान के लिए एग्री कैसे कर दिया? क्या समाज कहेगी, क्या लोग कहेंगे, भारत है ये तो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो एग्री कर दिए। हम भी बोले ठीक है, अब हाँ बोल दिया, काम करना ही है अपने को। लेकिन बाद में ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये था कि पिताजी ने पूछा कि भाई कहाँ पढ़ते हो? मैंने बोला पापा अहमदाबाद पढ़ते हैं। मेरा जो मूल वतन है वो संतरामपुर है, जो मेरा गांव है, छोटा सा गांव है। महिसागर पंचमहाल जो डिस्ट्रिक्ट पहले कहते थे, अहमदाबाद से करीब 2-3 घंटे की दूरी पर है। काफी सुंदर जगह है। तो वहां पर ये किस्सा हो रहा था। तो पिताजी ने पूछा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मैं अहमदाबाद में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो मैंने कहा पापा स्वामीनारायण गुरुकुल जो है SGVP इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पढ़ता हूँ। आपको पता तो है कि हमने भाई इंटरव्यू दिया और वहां पास हुए। तो बोले हाँ ठीक है पता तो है। तो भाई तुम्हारा सालाना खर्चा क्या है पता है तुमको? मैंने बोला हाँ पापा, मतलब क्या है? वो तो स्कूल का फीस है, 1-1.5 लाख रुपए जो आप भरते थे। बोला नहीं, फिर दूसरा भी उन्होंने 4-5 टोटल कराया, बताया, हमें ज्ञात हुआ कि यार सालाना मेरा खर्चा 1 साल का करीब 3 लाख के आसपास है, जो ऊपर का है, जिसको हम नजरअंदाज करते थे। पिताजी ने कहा कि भाई अगला 2 महीना तो तुमको काम करना है, जॉब। अब 2 महीना तो तुम गांव में रहोगे, सुबह 9 से रात के 9 काम करना, 4,000 महीने मिलेगा तुमको। अब वो पढ़ाई कौन करेगा? जो फीस तो भरा कि नहीं भरा? मैंने बोला हाँ भरा है। अब बताओ क्या किया जाए? मैंने बोला पापा कुछ नहीं है, पास तो हो जाएंगे, बाकी अभी तो जॉब करना पड़ेगा, पैसा नहीं तो क्या करेंगे, आप दे नहीं रहे हो। तो बोला नहीं ठीक है, एक काम कर, जो भुगतान वहां मैंने किया है महीने का लगभग 25,000, 2 महीने का हुआ 50,000, ये कीमत मैंने चुका दी तेरे लिए। अब ये बताओ मुझे कब दे रहे हो वापस? आप टाइम दे देना, कभी भी मैं ले लूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल चाहिए, महीने बाद देना, 2 महीने बाद देना, बाकी तुम महीने का जो भी कमाओ हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ये बेसिक अमाउंट दे दो, खत्म। अब मैं टेंशन में कि साला यार तुम्हारा वैल्यू क्या है बाजार में? हम गए 4,000 रुपए महीने का, आपका फैमिली आप पे कितना स्पेंड कर रहा है? 25,000 रुपए। ये रेशियो इंडिया के नहीं विश्व में
भारत में नहीं, विश्व में किसी भी बच्चे का देखोगे ये रेशियो यही मिलेगा। आपका जो कैपेसिटी है ना वो 10% है, फैमिली 100%, 9 गुना 10 गुना खर्च कर रहा है आपके ऊपर, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। हम सोचते हैं कि अरे ये तो ठीक है, उनका फर्ज है, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपकी माँ आपके लिए खाना बनाती है, आपको कपड़े धुले हुए मिलते हैं, इस्त्री किया हुआ कपड़ा, सुबह जाते हो स्कूल में यूनिफॉर्म मिल जाता है। हम ये सब चीज नजरअंदाज कर लेते हैं। घर का लाइट बिल आपके पिताजी भरते हैं। बहुत स्ट्रगल है। हम सोचते हैं कुछ नहीं है। जब आप पेरेंट बनते हो, जब आप वो जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेते हो, तो आपको ज्ञात होता है कि अरे कितना ही बड़ा चीज था जो हमने बचपन में फैसिलिटी का आनंद लिया। अब जब हमें समझ में आ गया कि भाई महीने का 25,000 तो मैं दे ही नहीं सकता, 4,000 मेरे कमाई का कैपेसिटी है मैक्सिमम, तो मुझे अपनी कीमत का भी ज्ञात हो गया उस समय, और पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन भी पता चल गया कि मेरी लाइफ के लिए कितना वो हार्डवर्क कर रहे हैं। अभी मैं वापस आ गया अहमदाबाद, पढ़ाई कंटिन्यू शुरू किया, तो जो अंदर फायर था ना वो ठंडा हो गया। कि भाई अब तो पढ़ाई पे ध्यान दे भाई, ये सब धंधा वंदा कुछ होना नहीं। तब ये एंटरप्रेन्योर शब्द जो है ना इतना कुछ मार्केट में आया नहीं था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ये सब 2016, 17, 18 में हमने थोड़ा पढ़ाई ज्यादा किया, न्यूज़पेपर में पढ़ते थे एंटरप्रेन्योर वगैरह। 2012, 13, 16, 14 वाले जो एज फैक्टर था उस समय का, तब ये इतना हाइप नहीं था। तो उस समय जब मैंने देखा तो मैं अपना रूटीन स्टडी शुरू कर दिया स्कूल में जाके। एक दिन मायूस सा बैठा था और एक मैडम देखे स्कूल और बोले कि बेटा क्या हुआ। अब उनको पता था कि मैं मेरी बुआ के घर पे रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा फैमिली अलग रहता है, तो प्रॉक्सी पीरियड था, बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अब मेरी लाइफ में कभी वो मस्ती वाला फैक्टर नहीं रहा कि कभी हमने कोई ऐसा मस्ती या शरारत क्लास स्कूल में किया। तो उस समय टीचर ने बताया कि बेटा मायूस नहीं होना। बोला पापा ने मना बोल दिया, अगर कोई जिद किया आपने तो रुकना थोड़ी है। बोला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, हर फैक्टर है। तो मैंने बोला पापा से तो बढ़ के क्या ही होगा, और कुछ है नहीं। मैडम ने कहा कि पापा इज अ हाई कोर्ट। तो मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट कौन? तो सुप्रीम कोर्ट कौन? तो उन्होंने कहा कि बेटा मम्मी तो है। बोला मम्मी इज सुप्रीम कोर्ट, बट देयर इज वन ट्विस्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट द डिसीजन टेकन बाय हाई कोर्ट। नहीं तो हर कोई जाके अपील करता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो अब जब पापा ने मना बोल दिया तो मम्मी ने पूछा, जब मैं मम्मी को भी पूछा कि मम्मी मुझे 8,000 चाहिए, मम्मी ने बोला पापा ने क्या बोला, नहीं मैं भी नहीं दूंगी। अरे यार भाई अब क्या करे आदमी। पर मैडम ने तब ये भी बताया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट पे रुकना नहीं है, प्रेसिडेंट जरूर होता है। मैंने बोला अब ये कौन? दादाजी। बोला दादा और पोते का रिश्ता अलग है, हर एक एक्सेप्शन पास है उसमें। तो बोला दादा के पास जाओ लास्ट में। तो अब जब दोनों जगह मना हो गया तो मैं गया दादाजी के पास। दादाजी के पास जब गया तो दादाजी लाला आदमी जो बनिया होता है, दुकानदार, और उनका काम था मनी लेंडिंग का, फाइनेंस बिजनेस। फाइनेंस में दुकान, गांव में क्या रहता था कि गद्दी होती है, लाला गद्दी पे बैठता है, बीच में एक छोटा सा टेबल होता, जमीन पे बैठते हैं, हाँ। और उस तरफ जो होता है वो कस्टमर होता है। मैं जाके वहां बैठ गया सामने वाली तरफ, दादाजी अंदर की तरफ गद्दी पे, मैं सामने वाली गद्दी पे, बीच में एक टेबल। दादाजी को जाके बोला कि दादा 8,000 देना। अब दादा को पता है कि मेरे पास कब आया, भाई माँ बाप तो रेडी नहीं हुए तो मेरे पास आया। अब तब मुझे जो लेसन सीखने को मिला वो लेसन 2024 में जब मैंने अभी एमबीए पास आउट किया तब सिखाया गया था। वो लेसन 2013 में मेरे को सीखने को मिला। वो लेसन ये था, पहली चीज कि भाई प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ आर डिफरेंट, कोई रिलेशन नहीं है। जब आप उस दुकान में जाते हो आप ग्राहक हो, आप गद्दी के उस तरफ, जो गद्दी के इस तरफ है, जो अथॉरिटेटिव पोजीशन में है वो लाला है, सेठ है। चाहे वो अंधा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो अपाहिज हो, गद्दी पे बैठा है तो लाला है। एक आदमी वहां और होता है इस सीन में, वो होता है मगन भाई। मगन जो है पूरा कैपेसिटी उस आदमी में एक बिजनेस चलाने का, लेकिन वो गद्दी पे नहीं बैठा है, वो खड़ा है। ही इज अ सर्वेंट। उसका काम है बॉस का कहना मानना। अगर बॉस ने बोला कि मगन ये कर दे, कर देगा। ही डोंट हैव राइट टू यूज हिज ब्रेन। वो अपना दिमाग चलाने का उसको अधिकार नहीं। गद्दी पे बैठोगे तो दिमाग चलेगा, चलाने का अधिकार है। नहीं गद्दी पे बैठे हो आप कुछ भी बोलो, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। उस समय जब दादाजी से 8,000 मांगा तो दादाजी ने ये नहीं पूछा क्यों चाहिए, दादाजी ने ये पूछा मैं क्यों दूं। मैंने बोला अरे दादा पूरे गांव को तो देते हो पैसा, मेरे को भी दे दो। उनसे 1% लेते हो ब्याज,
मैं 1.5% दे दूंगा। भाई हम तो बचपना दिमाग था, बोल दिए। हम यही सोच रहे थे कि 8,000 लेंगे, 100-150 रुपए महीने का ब्याज आएगा, उतना तो चॉकलेट का मिलता ही है घर से, तो उसमें बस निकाल देंगे, काम निकल जाएगा। दादा ने बोला कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोलेटरल दो और ले जाओ। अब कोलेटरल क्या होता है, 12 साल की एज में समझ ही नहीं अपने को। उस समय एक और नया लर्निंग मिला मुझे। लर्निंग ये था कि अपना कुछ नहीं है। दादाजी ने मुझे ये कहा कि आप कोलेटरल दो, कुछ भी ऐसा आइटम लेके आओ जिसकी कीमत अनुमानित 12-15 हजार हो, मैं 8,000 का आपको लोन दे दूंगा। और जो भी आए उसका प्रमाण चाहिए, तो बिल लेके आओ। अब या तो कोई गहना हो, ज्वेलरी हो, मेरे पास तो कुछ थी नहीं। मम्मी पहनाती थी, फिर उसको लॉकर में रख देते थे, जो तो दिवाली आ गई कभी। तो अब अपने पास क्या रहता है, टॉयज होता है, बुक्स होता है, बैग रहेगा पुराना। ये सब जो सामान था लेके दादाजी को दे दिया। और गांव में क्या होता है, बाहर दुकान अंदर घर, तो घर में गए, सब उठा के ले आए, दादा को दे दिए। बोला दादा ये सामान देख लो, ये बिल भी है, 15,000 का है, और फटाफट लोन दे दो, मेरा काम क्लियर। अब जितना आसान सोचा उतना आसान था नहीं। दादाजी ने सिंपल कहा कि बेटा ये जो बिल है, बिल के ऊपर क्या लिखा है, शैलेश भाई बिपिन चंद्र मेहता, तुम्हारा नाम क्या है, राज शैलेश भाई मेहता। आपको लोन कैसे मिलेगा, दिस असेट बिलोंग टू योर फादर। ये जो असेट है जिसको आप गिरवी रखने आए हो, आपका थोड़ी, ये तो पापा का है, आप तो वो लेके आओ जो आपका हो। अब तब दिमाग में आया कि यार अपना क्या, तब दिमाग में आया यार अपना क्या है। फिर मैं बहुत सोचा कि कुछ तो होना चाहिए यार अपना, पर फिर पता चला कि यार अपना कुछ है ही नहीं। और ये जब लर्निंग आदमी को मिल जाता है ना, वो एक अलग ही सेचुरेशन पे आ जाता है, उसका लाइफ शांत हो जाता है। वो जो अलग बहकावे में हो रहा होता है ना, कि जो हूं मैं ही कर रहा हूँ, सर्वस्व में हूँ, वो गीता पढ़े ना पढ़े, अगर वो इतना भी समझ जाता है ना कि भाई मैं सिर्फ करता हूँ, वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन एक्ट, मैस्ट्रो इज समवन। पियानो सोचता है कि यार ध्वनि तो मेरी मधुर है, बजाने वाला क्या है, उसका कुछ नहीं है। भाई बजाने वाला वो, तभी तो ध्वनि मधुर निकल रही है। बांस है, बांस वैसे ही पड़ा रहता है, कान्हा जब उसमें फूंक डालता है तो मधुर आवाज निकलती है। अब बांस को खुमान हो जाता है कि यार मैं मधुर हूँ, ये तो कोई भी आदमी होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा भी वही सीन होता है, जब हम एक यंग या उस अवस्था में होते हैं, हमें सब लगता है कि सब मैंने किया, ये क्या है, ये तो बस पढ़ा, मैंने पढ़ा है, मार्क्स मैं लेके आया हूँ, जो मेरा है, इसके पीछे पूरा फैमिली है भाई, वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये सीखना जरूरी है। मुझे उस समय पे ये सीख मिला। बाद में जैसे तैसे करके दादाजी को कन्विंस किया कि दादाजी यार 8,000 दे दो, काम निकल जाएगा मेरा। तो दादाजी ने कहा कि बेटा मैं तेरा हाथ में तो 8,000 नहीं दूंगा। मेरा एज भी 12 साल का था उस समय, अगर उनका जो था मैं भी होता तो वही आंसर होता, पर मैं तो बालक बुद्धि था ना, हमेशा वही सोचा कि ये तो गलत है, सब लोग गलत है। दादाजी ने कहा तेरे को जिसको भी 8,000 देना ना, मैं साथ में आ रहा हूँ, चल। दादा को लेके गया बैंक में लेके गया, और मैंने बोला यहाँ पैसा देना है। दादा ने बोला ठीक है, ये रहा 8,000, मैनेजर को दिया। मैनेजर ने बोला कि क्या करना है इसका, मैंने बोला कोरिया भेजना है। मैनेजर बोला कौन सा कोरिया, वो विदेश वाला। बोला वो तो मुझे भी पता है, तुम्हें विदेश पैसा भेजना। तो दादा ने बोला अब ये जो कर रहा है कर, तो खत्म बात, और क्या करना है। तो मैनेजर बोला सर ऐसे थोड़ी होता है, ये तो विदेश भेजना है, पेपर फॉर्मेलिटी वगैरह सब लगता है, फेमा फेरा सब पॉलिसीज है गवर्नमेंट का, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अब 12 साल के लड़के को क्या पता, दादा लाला आदमी, सेठ आदमी, यार पैसा दे देंगे, आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर दादा ने बहुत एक अच्छा चीज बताया, बोला मैनेजर को, दादा ने बोला, मैंने सुना उस चीज को, मैंने विटनेस किया उसको। दादाजी ने उसको कहा कि एक पंडित, एक ज्योतिष केवल कुंडली देख करके बता देता है कि इसमें शनि है, इसमें मंगल है, और दुनिया में उस पंडित या ज्योतिष के अलावा कोई नहीं बता सकता कि वो शनि या वो मंगल दूर कैसे होगा, सिवाय उस पंडित या ज्योतिष के। भाई जिसने ढूंढा है वही निकालने का सॉल्यूशन देगा। उसी तरह से मैनेजर को दादा ने बोला कि भाई देख तूने प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन तू ही दे, हम तो क्या, हम तो तुम्हारे पास आए, यू आर एक्सपर्ट। लोग डरते हैं, लोग आजकल कोई भी जिज्ञासा रखने से पहले, मतलब एक मन ही ऐसा जगह है ना जहां बिना प्रयास किए आप फेल हो सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आप 100 रोटी खा सकते हैं, आप 10 तो खा ही सकते हैं, 8 खा सकते हो, 3 खा सकते हो, पर हम तो ट्राई नहीं करते 3 के लिए भी।
हम उसको मन में ही सोच लेते हैं, अरे यार ये इम्पॉसिबल, ट्राई तो करते ही नहीं हम लोग। वही चीज तब मेरे साथ हुआ। मैं जब गया था बैंक में तो मुझे नहीं पता था, दादा ने भी कहा कि मुझे नहीं पता, पर वहां पे हर एक जगह काउंटर लेता है, असिस्टेंस, मे आई हेल्प यू, एक बोर्ड लगा रहता है, सहायता बूथ बना रहता है। लाइफ में भी हर मोड़ पे आपके घर वाले वही सहायता बूथ है। आपको जहां डिफिकल्टी आता है आप उनको जाके सवाल करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। दिक्कत वो है हम सवाल ही नहीं करते, हम सोचते हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। भाई उन्होंने तुमको जन्म दिया, तुम उनके एक अंश मात्र हो, वो पूरा सर्वे सर्वा है, उन्होंने पूरा जिंदगी निकाला इस पृथ्वी पे, उन्होंने हमसे ज्यादा दिवाली बहुत कुछ देखा। अपन ऐसा बोलते ना, मारवाड़ी या गुजराती में बोलते हैं भाई बहु दिवाड़ी जो ही तारा करता होता है। तो ये सब चीजें हैं जहां आज का यूथ पीछे हट रहा है, और मैं नहीं हटा। मैं हमेशा अपनी फैमिली को, मेरे जो मेंटर है दादाजी है, उनको हमेशा ओपनली पूछ लेता, और हर एक मोड़ पे अलग राही अलग होगा। अगर महाराष्ट्र में जाऊंगा और वहां टर्न ले रहा हूँ और वहां पे दिक्कत हुई तो मराठी मानुस ही मेरा मदद करेगा। पंजाब जा रहा हूँ, वहां मेरा पंजाबी भाई मदद करने वाला। तो वैसे ही अगर मैं बैंक में जा रहा हूँ और वहां समस्या है तो बैंकर ही मुझे हेल्प करेगा। उसी वे में मैंने पूछा, जहां जहां लाइफ में ऐसी समस्या आई, फाइनली वो फंड्स हमने विदेश पहुंचाए किसी और रास्ते से, और उसके बाद मेरा जो कोरिया से सामान आना था वो आया, और मेरा पहला बाइसिकल तैयार हुआ जो कि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बाइसिकल बना। ये करीब 3-4 महीने बाद जब पार्सल आया, पिताजी को पता चला, उन्होंने बहुत डांट लगाई, बोला यार तुम पढ़ाई में ध्यान दो, अभी 10वीं आने वाला है आगे, तुम इधर उधर टाइम पास कर रहे हो, सब दिमाग मत लगाओ, तुम अपना पढ़ाई पे फोकस करो, अपना दुकान धंधा है उसको ही देखना, इन सब से बाहर निकलो, तुम ये पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो सुन लिया। सुनने के बाद मैंने अपना पहला बाइसिकल तैयार किया। उसके पहले मैं बहुत सारा फेलियर हो चुका था। 12 साल के लड़के को गियर रेशियो क्या पता, फिजिक्स क्या पता, V = IR क्या होता है, न्यूटन क्या पता उसने तो जो सोचा था एक बस जुनून था कि करना। और गुजराती में एक कहावत है, भणेला भाड़े मड़े। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो जरूरी नहीं है, आपको आना चाहिए कि दो पढ़े लिखे लोगों को मैनेज कैसे करना। मैनेजमेंट इज द की, पढ़ाई लिखाई इज नॉट द की। जितने पढ़े लिखे हैं प्रोफेसर बने कहीं बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, वो समाज निर्माण का काम है। हमारा काम है अर्थतंत्र का निर्माण करना। हम एंटरप्रेन्योर है। अभी वहां से जर्नी शुरू हुआ। लेटर ऑन बहुत सारे स्टेजेस आए लाइफ में, बट जो मुख्य पॉइंट था ये शुरुआत का है। उसके बाद ऐसा ही एक जर्नी रहा मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का, कि लोग 2-3 प्रयास के बाद असफल होते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं। जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत कर। कर्मणे वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म का करो। मैंने अप्लाई किया, फेल हो। पहले तो सीए मना बोल दिया, भाई 18 से कम एज कैसे होगा। मेरा एज 16 का था। और उस समय जो भी मेरा ग्रोथ था, यूट्यूब, न्यूज चैनल, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा था। तब करीब 300-400 रुपए जीबी इंटरनेट का आता था। उस समय का बात है ये। और बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन होते थे, लोग ब्रॉडबैंड यूज करते थे। न्यूज अच्छा चलता था। तो उस समय एबीपी न्यूज ने वीडियो डाला, बहुत सारे ऐसे कुछ न्यूज चैनल है जिन्होंने उसको डाला। बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा है, मतलब करीब 4 घंटे में उसको 6 लाख से ज्यादा व्यू मिला, 22,000 से ज्यादा उसको लाइक मिला, और 8,000 के आसपास शेयर हुए, और 600 से 800 कमेंट्स थे। वो कमेंट बॉक्स मेरा बिजनेस था। मुझे तब तक आइडिया ही नहीं था, कहीं नहीं था कि बिजनेस शुरू करना। मैंने अपना साइकिल बना लिया, अपना काम सेट हो गया, अपन फोकस करके अपना स्कूल जा रहे हैं। 4-5 दिन के बाद बात फैली और लोग आए कि भाई ये तो ऑटोमेटिक चलता है, पेडल नहीं लगाता, इसने कुछ तो नया बनाया है। और बच्चे ने बनाया तो जानते हैं क्या। फिर न्यूज वाला आया, GSTV आया, हर एक न्यूज चैनल आए, उन्होंने इंटरव्यू लिए अपने। फिर वो वायरल होता गया। लोगों ने फिर डिमांड रखी, हमने सॉल्यूशन दिया। बिजनेस क्या है, सिंपल भाषा में डिमांड एंड सप्लाई इज बिजनेस। तो मैंने वही चीज, डिमांड अपने आप जनरेट हुआ, उनको हमने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, सप्लाई प्रोवाइड किया, ऐसे ये बिजनेस शुरू हुआ। तब मैंने राज इलेक्ट्रोमोटिव्स नाम से कंपनी शुरू की अपनी। उसी एज में मेरा एज करीब 14-15 के आसपास था जब राज इलेक्ट्रोमोटिव शुरू किया मैंने। और बट उस टाइम आप बिजनेस और फिर पढ़ाई दोनों कैसे मैनेज करते? मेरा पढ़ाई लिखाई जो है, मैंने लगभग अभी तक 9 स्कूल बदली है और 5 सिटी बदली है। मेरा करिकुलम एकेडमिक्स अगर देखा जाए तो
तो मैंने गुजरात बोर्ड में पढ़ा, सेंट्रल बोर्ड में पढ़ा, इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ा, ओपन स्कूलिंग में भी पढ़ा। पापा का अपना स्कूल था, 9 साल मेरी सिस्टर उसी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई किया, मैं 6 महीने में उस स्कूल से बाहर था। क्यों? क्योंकि एक कंफर्ट जोन रहता है ना जो आपका, वो आपको खत्म कर देता है। अब मैं अपनी स्कूल में होमवर्क करके जा रहा हूँ या नहीं करके जा रहा हूँ, मुझे डांट नहीं पड़ रही है, मैं वहां 7 8 40 बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल मुझे करेक्ट कर रहा है, पर डांट नहीं लगा कि भाई यार ये तो गलत है, क्योंकि पापा का स्कूल है भाई, उसको तनख्वाह भी तो लेनी है 1 तारीख को। अब ये चीज करते करते मुझे लगा कि मेरे लिए सही नहीं, मेरा ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। और आजकल एक चीज मैंने देखा है कि ये जो ग्रोथ वाला सीन है ना, जो यूथ है हमारे यहाँ, कुछ लोग जॉब करने के लिए आते हैं या कोई लोग है, उनका कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। उनका ये रहता है कि यार मेरा जॉब लगा था मार्केटिंग मैनेजर का, बॉस ने बोल दिया चाय लेके आ, अरे यार मैं क्यों करूं, ये तो मेरा काम नहीं है। या मैं सेल्स वाला हूं, मुझे बॉस ने बोला कि यार ये आरटीजीएस करना है, ये चेक लेके जाना है, बैंक में देना है, अरे सर ये मेरा काम थोड़ी, ये तो प्यून का काम है, अकाउंट्स का काम है। भाई जब आप स्टार्टअप में हो, आपको हर काम करना है, और आप अभी सीख रहे हो, आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप पूरी जिंदगी एक कर्मचारी बन के रह जाओ। आपको बाहर निकलना होगा उस कंफर्ट जोन से। पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डर है कि कहीं कोई क्या बोलेगा, कोई डांट लेगा, इसलिए हम उसको क्या बना देते हैं कि नहीं नहीं भाई मैं तो अपना फोकस करके काम कर रहा हूँ, एक ही मैं करूंगा, सिर्फ सेल्स करूंगा, मुझे परचेज नहीं पता, अकाउंट्स नहीं पता, मैं करूँ भी क्यों, मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही। पर लेकिन एक चीज है कि लाइफ में गुरु आपको सिलेक्ट करना है, और उस गुरु पे कभी शक नहीं करना है। जहां शक होता है ना, वहां विद्या नहीं है। आप अगर गुरु बना रहे हो और गुरु ने जब बोल दिया आपको, तो निसंदेह उसको आज्ञा का पालन करना है, जो आज्ञा मिली। अगर मेरा बॉस मुझे बोल रहा है कि ये लिफाफा लेके बैंक में जाना है, तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये मेरा प्यून नहीं कर सकता है, और उसको कहीं ना कहीं ये भी लगा कि आप कर सकते हो, तभी उसने आपको वो कमांड दिया। सो नेवर डाउट ऑन योर कमांडेंट। अगर आप अपने कमांडेंट पे डाउट रखोगे, आप सक्सेस कभी नहीं हो पाओगे लाइफ में। अभी उस समय भी मेरे पास यही था कि यार आपको बहुत सारा लोग इतना कुछ बोलते रहता है कि यार तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, ये छोड़ के तुम कहाँ साइकिल का धंधा कर रहे हो। तब किसी को थोड़ी पता था कि ये बंदा वर्ल्ड यंगेस्ट फाउंडर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी बनेगा, या कभी स्कूटर का फैक्ट्री खोलेगा। शुरुआत कैसे हुआ था? साइकिल से हुआ था। आप कितनी भी अच्छी अच्छी ब्रांड्स देखेंगे, उनको शुरुआत कोई और ही बिजनेस में हुआ था। मेन है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहा तो आपका फेलियर निश्चित है। कुछ निश्चित हो या ना हो, फेलियर निश्चित है। और इसमें एक ये भी चीज है कि बहुत सारे लोग आज अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि मैं कल ही मेरी इतनी बड़ी कंपनी हो जाए, ये हो जाए, ये सब हो जाए। वो छोटे से स्टार्ट नहीं करना चाहते, वो बहुत बड़े लेवल पहले सपने बहुत बड़े देख लेते हैं। तो जब वो पूरे नहीं होते हैं तो वो टूट जाते हैं। टूटेगा वो, यस। तो वैसे आपने जैसे साइकिल से स्टार्ट किया और आज यहाँ ईवी तक आए हो, तो आपने छोटे स्तर से स्टार्ट किया, तो वो चीज ज्यादा जरूरी है बिजनेस के लिए। एब्सोल्युटली, मैं एग्री करता हूँ। और लोगों का क्या है कि जो हम कल बोल रहे हैं ना, कुछ का ये होता है कि मैंने ये किया, ये प्लानिंग है मेरा, एक्सेल शीट के अंदर थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दिया, 4 इन्फ्लुएंस वाले पॉडकास्ट देख लिए, और वो सोच रहा है कि 5वां मेरा वहां शूटिंग हो जाएगा, और वो सोच रहा है कि भाई सक्सेस तो यही है। लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में आपको कम से कम 3 साल का टाइम देना है। मतलब बोलते ना कि आप कितने भी अच्छे दंपत्ति हो, 9 महीने का समय एक संतान के लिए लगना ही लगना है। अगर तीसरे महीने संतान बाहर आएगी तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो अगर आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनना चाहते हो, आपको कम से कम 3 साल तो उसमें देना है। उसके पहले अगर आपको लग रहा है कि यार देखो मेरा पैसा तो अगले महीने से आ रहा है, तो आप उस चीज को और रिफाइन करो, आप और ज्यादा सक्सेस पा सकते हो उसी चीज में। मतलब पैसा कमाना आपका कोर एजेंडा नहीं होना चाहिए, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बाय प्रोडक्ट। आप जब अपनी समस्या सोल्व करोगे ना, तो आप सिर्फ धनवान बन पाओगे, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन जब आप लोगों की समस्याओं का समाधान करोगे, तो आप समृद्धि की ओर जाओगे। आपको लोगों के एफर्ट्स कम करने हैं, तभी लोग आपके एफर्ट का वैल्यू देंगे। मैं फिर से दोहराऊंगा कि आपके एफर्ट से लोगों के एफर्ट कम होने चाहिए। आप कुछ भी काम करो, वो ऐसा काम हो जिससे लोगों का काम कम हो। अगर लोगों का काम कम नहीं होगा तो लोग आपके एफर्ट को वैल्यू नहीं देंगे। अगर आपका लक्ष्य कुछ ऐसा है कि वो लक्ष्य हासिल करने से
लोगों की लाइफ आसान हो, हर कोई व्यक्ति आपका टीम मेंबर है, हर कोई व्यक्ति आपका कस्टमर है। आपका जो थॉट है वो आर्य संस्कृति की तरह होना चाहिए, जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। आप अगर उसको ध्यान में लेके कोई भी काम करेंगे, द ग्लोब इज योर कस्टमर, द ग्लोब इज योर टीम, द ग्लोब इज योर फैमिली। ओके, तो ऐसा लाइक जो बिजनेस आइडिया आता है किसी को, बहुत सारे, हर एक इंसान के दिमाग में बहुत सारे बिजनेस आइडिया आते हैं, तो कौन सा बिजनेस ऐसा होता है जो चलेगा? ये सवाल हर कोई पूछता है, और इसका फैक्चुअल आंसर क्या है पता है? कि मैं बहुत ही 3 पॉइंट सिर्फ दूंगा। कोई भी बिजनेस जो रहता है 3 चीजों पे निर्भर करता है, कि पब्लिक कैसे उसको देखेगी, ऑडियंस कैसे उसको ट्रीट करेगा, और 3 पॉइंट्स क्रक्स है एकदम। आप इसको सुनिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं, और आपको जहां पर भी लगता है इसको अप्लाई करके देखिएगा। पुराने कई सारे बिजनेसेस भी आप देखना, क्या व्हाट्सएप भी आया था, ओला भी आया, उबर भी आया, एप्पल आया, फोन पे आया, इन सबका सक्सेस मंत्रा क्या है? सिर्फ 3 पॉइंट्स पे है। ओके, 3 पॉइंट्स हैं, क्विक, रिलायबल, अफोर्डेबल। ओके, क्विक, रिलायबल, अफोर्डेबल। आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप लेके आ रहे हो बाजार में, वो नया हो ना हो जरूरी नहीं है। ओके, तरीका कैसा हो जरूरी नहीं है, क्विक होना चाहिए। जो उससे पुराने, उससे वो क्विक होना चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे मानो कि अगर पानी पीना है, हाँ, तो पहले पानी पीने के लिए कुआं में हम लोग बाल्टी डालते थे, पर जब बाल्टी लाई गई, जब पुली का आविष्कार हुआ, वो इनोवेशन था। राइट, उस समय के लिए इनोवेशन था। फिर क्या आ गया? बोरवेल आ गया, मोटर डाला और पानी बाहर आ जाता। हाँ, पर फिर भी एक समस्या थी कि यार जग चाहिए और आप ग्लास में डाल के पियो। अब आ गया बोतल, बिस्लरी पैक। उसी तरह हर समय जो भी आता है ना, तब नया ही होता है, बट पब्लिक कब उसको अडॉप्ट करती है? वो क्विक हो, रिलायबल हो, मतलब टेंशन फ्री। अगर हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि जो जरूरत थी वो फुलफिल हो गई। और तीसरा है अफोर्डेबल, कि किफायती। किफायती कैसा? केवल कीमत में नहीं, समय में भी। द टाइम इज मनी। तो अफोर्डेबिलिटी टाइम में भी होनी चाहिए। तो क्विक, रिलायबल, अफोर्डेबल। आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो मार्केट से, उस प्रॉब्लम को ग्राउंड पे जाके आपको फेस करना है। चैट जीपीटी या एआई का यूज करके प्रॉब्लम नहीं देख पाओगे आप। मैंने खुद डिलीवरी बॉय का भी काम करके देखा कि भाई जब हमने स्कूटर लॉन्च किए, बाद में हमने चेक किया, हमने जोमेटो के साथ एक टाई अप किया था जिसके अंदर हम लोग स्कूटर्स रेंट पे दे रहे थे डिलीवरी बॉय को। तो वो देने से पहले मैं खुद डिलीवरी बॉय बन के ट्राई किया कि भाई क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करना हो रहा है, और बाद में पता चला और उस अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट तैयार किया। तो जब तक आप कस्टमर का दृष्टि से नहीं देखोगे, आप जब तक उसकी पीड़ा को नहीं समझोगे, आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा, आप अच्छा चीज ही नहीं दे पाओगे। तो जो ये तीनों पॉइंट आपने बताए, ठीक है, तो ये आपने आपके खुद के बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट किया? हमारा जो बिजनेस है अभी, पहले आप थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बता दीजिए, क्या है, क्या बैकग्राउंड है, वो बता दीजिए। तो अभी जो हमारा बिजनेस है, हम लोग ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये हमारी कंपनी का नाम है, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन रहता है मोबिलिटी का। और जो बिजनेस मेरा भी शुरू हुआ, जो विजन था, वो विजन ये था कि जन सामान्य के लिए साधन और संसाधन को किफायती बनाना है। द कम्यूट एंड मोड ऑफ कम्यूट शुड बी अफोर्डेबल टू एवरीवन विथ रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स। मतलब कि आवागमन को किफायती बनाना, अफोर्डेबल मोबिलिटी टू ऑल, और कार्बन, पर्यावरण का भी सोचना है। लोग ये सोचते हैं कि जो पर्यावरण है ये तो विरासत में मिला है, बाप दादा ने दिया है, पूर्वज देखे गए। ऐसा नहीं है। पर्यावरण जो है, जो प्रकृति है, वो विरासत में मिली हुई संपत्ति नहीं है, लेकिन हमने आने वाली पीढ़ी से लिया हुआ ऋण है, जो हमें उनको चुकाना है। आने वाली पीढ़ी से लिया हुआ ऋण है, उनको चुका कर जाना है। हमारे पूर्वजों ने हमसे ये ऋण लिया था, वो हमें चुका कर गए, वैसे ही हमें भी आने वाली पीढ़ी के लिए इसको संजोए रखना है। अब अगर आप पर्यावरण को नहीं देखेंगे तो उसको संजोएंगे कैसे बेटर वे में उनको दे पाएंगे? तो जब बिजनेस शुरू हुआ ना, तो ये एक गोल था दिमाग में कि अफोर्डेबल मोबिलिटी हो,
भारत में आज भी बहुत लोगों के लिए खुद का टू व्हीलर लेना एक ड्रीम है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। स्कूटर तो लोन पे ले लेगा आदमी, लेकिन फ्यूल का कॉस्ट नहीं बियर कर पाता वो आदमी। कैसे उस चीज को अफोर्डेबल बनाए, इसी का लक्ष्य लेकर के कंपनी शुरू हुआ। मेरा एक मिशन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई करूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट करूं। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स तैयार होंगे, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर युवा से तैयार होगा और आत्मनिर्भर युवा आत्मनिर्भर ऊर्जा से तैयार होगा। जब तक देश में स्वदेशी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। मैंने आपका एक ऐसा वीडियो देखा था जिसमें आप बता रहे थे कि आप एक ऐसी बैटरी लाने वाले हो जो लाइफ टाइम तक चलेगी, आपको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। क्या है? तो हम लोग एक ऐसा व्हीकल लेके आने वाले हैं जिसके अंदर अभी 4 मूल समस्या है। देखो, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? द एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु आइडेंटिफाइज द चैलेंजेस एंड कन्वर्ट द चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी। दैट इज व्हाट एन एंटरप्रेन्योर मेक्स। एंटरप्रेन्योर एक वो आदमी है, उद्यम साहसी, कि जो आम जन की जिंदगी में, जीवन में उनकी चुनौतियों को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है कि यार ये चुनौतियां तो हैं और उसका समाधान भी वो प्रस्तुत करता है। कैसा समाधान? जो कि क्विक, रिलायबल एंड अफोर्डेबल हो, तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है। अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में हैं वो असेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। लोग लायबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं असेट आए मेरे घर में। लाख रुपए का एक पेट्रोल स्कूटर मिल रहा है बाजार में, आदमी 1.25 लाख रुपए दे करके इलेक्ट्रिक स्कूटर लेता है। वो क्यों ले रहा है? 25,000 ज्यादा दे करके, यार मेरा कोई झंझट ना हो, पेट्रोल का खर्चा ना है। लेकिन एक बिटर ट्रूथ इस इंडस्ट्री का है, लेकिन जब आप 2004 का एक आंकड़ा देखें कि कितने व्हीकल सालाना बिके थे और 2024 में कितने बिके, 2004 में लगभग 1 करोड़ टू व्हीलर भारत में खपत हुई है। 2024 में वह खपत 2 गुनी हो गई। 2 करोड़ टू व्हीलर बिके हैं टोटल, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मात्र केवल 10% है उसमें। केवल 10% है उसमें। क्यों इतना कम? इसका रीजन ये है, बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं। पब्लिक हर तरह का दृष्टिकोण रखती है। खरीदार है, कस्टमर इज द किंग। सबसे बड़ा गलतफहमी किसी बिजनेसमैन का होता है कि यार कस्टमर को कुछ नहीं पता। जो अगर ये सोच लेता है उसका बिजनेस उसी दिन से गिरना शुरू होता है। कस्टमर जो है वो बहुत रिसर्च करता है, वो देखेगा पहले कि पड़ोसी ने जो गाड़ी ली थी क्या सही चल रही है, क्या वो 2 साल के बाद भी वापस ओके चल रहा है, फिर मैं लूंगा उस गाड़ी को। लेकिन आज भारत के अंदर टू व्हीलर जो है उसका 4 बेसिक समस्या है इलेक्ट्रिक के, जिस वजह से वो बिक नहीं रहा है, जिसको हमने समझा, सोचा, आइडेंटिफाई किया और सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। क्या समस्या है? पहला, चार्जिंग टाइम, चार्जिंग इंफ्रा, दूसरा समस्या। तीसरा, रेंज एंजाइटी। चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच लीड्स टू लो रीसेल वैल्यू ऑफ व्हीकल। मतलब कि चार्ज कौन करे यार गाड़ी? पहले आदमी बोलता है यार मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर तो ले लूं, रोज का 4-5 घंटा चार्जिंग में कौन रखे, अब रात को रख के छोड़ नहीं सकते, फट गया तो ये भी एक अलग समस्या है। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रा। चार्जिंग इंफ्रा का मतलब ये नहीं कि चार्जिंग स्टेशन। समझो कि कोई पीजी के अंदर आदमी रह रहा है, 4 लड़के एक रूम में रह रहे हैं। अब जिस रूम में रह रहे हैं, मानो 301 नंबर का फ्लैट है, तो उसका नीचे एक अलॉटेड पार्किंग भी है। अब वहां पे एक ही स्कूटर का पार्किंग दिया हुआ है। अब वहां पे अगर 4 लोग स्कूटर यूज करेंगे इलेक्ट्रिक वाला, तो चार्जिंग कहाँ करेंगे? घर में तो लाके करना अलाउड ही नहीं, हम तो सेफ नहीं मानते उस चीज को। तो ये भी चार्जिंग इंफ्रा का एक पॉइंट है कि भाई वो कहाँ चार्जिंग में लगाए। दूसरा, लगा भी दिया तो 4 घंटे कौन वेट कर ले आज? भारत है, चार्जर चोरी हो जाता है, ये भी एक अलग समस्या है। चार्जर सस्ते नहीं आते, गाड़ी का भोजन है वो चार्जर। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया, रेंज एंजाइटी, कि भाई चलो चार्जिंग भी कर लिया, समय भी निकाल लिया, पर 100 किलोमीटर के बाद खत्म, और क्या करेंगे? भाई मैं अहमदाबाद में हूँ, यहाँ से मैं गया आनंद, वापस आया, नहीं चला तो क्या होगा आगे? और आदमी व्हीकल क्यों रखता है कि रात को यार 2 बजे भी इमरजेंसी आया
तो ऑटो मिले या ना मिले, गाड़ी में मैं अपना स्कूटर लेके भी चला जाऊं, लेकिन वही स्कूटर में उसको रेंज एंजाइटी हो रहा है कि चलेगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और चौथा पॉइंट है बैटरी का, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। कैसे आप 1.25 लाख का एक स्कूटर लेते हो, लेने शोरूम वाला जो आदमी है, जो सेल्समैन है वहां पे, सेल्स मैनेजर है, वो आदमी अपना बॉस का दिया हुआ टारगेट फुलफिल कर रहा है। वो आप जब सवाल पूछते हो कि सर इसका बैटरी का कॉस्ट क्या है, तो वो पता है अक्सर ये आंसर देता है कि सर बैटरी में तो क्या होता है, जो सेल वीक होता है ना उसको हम चेंज कर लेते हैं। अरे भाई, जब आपका एक 4 व्हीलर यूज कर रहे हो, उस 4 व्हीलर के अंदर 4 टायर लगे हुए हैं, 4 टायर लगे हुए हैं, 30,000 किलोमीटर हो गया है, अब उसका टायर बदलना है तो सारे ही बदलने ना। ऐसा थोड़ी कि एक ही टायर पे ज्यादा लोड आ गया है। अब 2 व्हीलर यूज करते हो, 2 टायर्स आगे पीछे लगे हैं, बदलने होंगे तो शायद 10-20 दिन का फर्क होगा, महीने का फर्क होगा। ऐसा तो नहीं ना कि 1 साल के बाद दोनों में चेंज करना, साथ ही तो वियर एंड टियर हो रहा है। 4 लोग अगर एक रथ को खींच रहे हैं, थकान लगनी है तो चारों को एक साथ लगेगी, क्योंकि चारों एक टाइप के हैं। जब बैटरी बनता है उसमें जो सेल यूज होते हैं सब एक टाइप के यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि एक सेल बड़ा है, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा है। लोग यही गलती कर बैठते हैं, जब इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का, पता नहीं होता है तब बैटरी का कॉस्ट क्या है। 3 साल के बाद उसका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होना शुरू हो जाता है। लोग वारंटी ये देखते हैं कि 5 साल या 8 साल का था, लेकिन वो ये नहीं पढ़ते कि उसकी टर्म्स कंडीशंस क्या है, उसमें कुछ किलोमीटर की भी बाध्यता रखी गई है। जो किलोमीटर जब पढ़ता है आदमी तो समझ में आता है कि यार 30,000 किलोमीटर, 60,000 का बैटरी, 2 रुपए किलोमीटर तो बैटरी का कॉस्ट आ गया। और जब आदमी वारंटी क्लेम के लिए जाता है, महीना महीना उसका गाड़ी वहां पड़ा रहता है। इन समस्याओं की वजह से रिपीट सेल्स नहीं आता। जब रिपीट सेल्स नहीं आएगा तो आदमी वापस पेट्रोल स्कूटर खरीदेगा कि यार अपना जो कोने पे मिस्त्री है वो आदमी तो इसको रिपेयर करके दे देगा, इलेक्ट्रिक स्कूटर कहाँ सर्विस करेंगे, रिपेयर करेंगे। ये सब चैलेंजेस है। अब इसका समाधान क्या? हम लोग भी यही ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, कर रहे थे, लेकिन जब भारत में 250 रुपए जीबी इंटरनेट था तो एक व्यक्ति आया जिसने अनलिमिटेड इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया। जब कॉलिंग का मिनट का स्कीम चल रहा था तो एक कंपनी आया जिसने अनलिमिटेड कॉलिंग इंट्रोड्यूस किया और वो चेंज मेकर बना। वैसे ही हम भी एक चेंज लेके आ रहे हैं कि भाई सिर्फ बातें नहीं करना है, उस चेंज को प्रस्तुत करना है लोगों के लिए कि भाई एक ऐसा व्हीकल जिसका एक बार भुगतान करना है, उसको कभी चार्ज ना करना पड़े, ना उसका कभी बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आए। जो मेन समस्या थी कि चार्जिंग इंफ्रा उसको भी साफ करना है, चार्जिंग टाइम उसको भी हटाना है, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 0 करना है, क्योंकि बैटरी का लाइफ टाइम वारंटी देना। कैसे? वही तो प्रोडक्ट है, वही तो यूनिकनेस है। अब उसका उत्तर केवल समय है। समय आने पे वो चीज मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा उससे। और जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, आप या जो श्रोता है, ये विटनेस होंगे उस रिवॉल्यूशन के कि भाई हमने इसको पहले भी कहीं सुना था। क्योंकि कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि इनकमिंग कॉल रोमिंग का फ्री हो जाए। 2 रुपए मिनट का रोमिंग लगता था, एसटीडी कॉल लगता था, आउटगोइंग इनकमिंग के चार्जेस थे। आज क्या है? फ्री है ना। किसी ने नहीं सोचा था। बैंक की कतार में खड़े लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आरटीजीएस, एनईएफटी या कैश विड्रॉल इतना आसान हो जाएगा कि हम घर बैठे ये चीज कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी है और वो भी 0 कॉस्ट में। आप यूपीआई यूज करते हो, 1 रुपया 15 पैसा भी मैं ट्रांसफर अब भी कर सकता हूँ, 0 कॉस्ट। तो ये सब चीजें आती, लोग जो सोच नहीं पाते ना, एंटरप्रेन्योर वही करता है और आपकी सोच आपको अलग बनाती है। वही आपकी कामयाबी का सूत्र है। आज से 30 साल पहले लोगों को यही नहीं लगता था कि हम चलते चलते भी बात कर सकते हैं। हाँ, तो मोबाइल था ही नहीं ना, लैंडलाइन ही था उस टाइम तो। हाँ, आज से अगर आप देखें 20-30 साल पहले तो वो लाइन में लगते थे एसटीडी पे, वो घंटी वाला फोन था, गोल गोल घुमाते थे, बात होती थी। आज क्या हो गया? आप लाइव, मेरे को याद है कि बात हो रहा है। मेरे फैमिली वाले बॉम्बे रहते थे तो हमें पहले एसटीडी पे कॉल करना होता था, फिर वो लोग बॉम्बे कॉल मिलाते थे बात कराने के। बिल्कुल। तो आज आ गया चेंज। तो हमेशा चेंज को लोग पहले नकारते हैं, फिर देखते हैं, फिर अडॉप्ट करते हैं। बट क्विक, रिलायबल एंड अफोर्डेबल, दिस थिंग्स आर द बेसिक। आप देखिए जितना भी टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो 3G से 4G सस्ता आया, 5G सस्ता आया, तब पब्लिक ने अडॉप्ट किया। अभी 6G आ जाए और बोले 2000 GB रुपए इंटरनेट का रेट है, नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी नहीं चल पाएगा। तो ये बेसिक पैरामीटर्स है। पर कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता है कि उस वजह से आदमी ज्यादा बंध रहा है उस चीज में? बिल्कुल।
देखिए, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स है। अब जैसे मुझे 12 साल की एज में इंटरनेट मिला तो मैं ये बन पाया, राइट। नहीं होता तो मैं अभी ये होता ही नहीं। तो अब उसी समय में गेम भी खेल सकता था, बड़ा आसान ऑप्शन था कि इंटरनेट तो है ही है, इतना ही जीबी यूज होना है। अब या गेम खेल के खराब करो या विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया पढ़ के अपना नेटवर्किंग बढ़ाओ, अपना नॉलेज बढ़ाओ। वो आदमी के ऊपर है। एक ही कलम से कोई आदमी सुसाइड नोट भी लिखता है, एक ही कलम से एक आदमी संविधान बदल देता है। वो अपने पे है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में जैसे पॉडकास्ट हम देख रहे हैं, लोग इसका श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं जो लोग, बहुत सारा फर्क पड़ता है। लोगों की लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आपकी बातें सुन के मेरे को एक चीज तो ये लगा कि बिजनेस माइंडसेट के लिए उस बिजनेस फैमिली का होना बहुत जरूरी है। लाइक फैमिली का वो सोच होना बहुत जरूरी है। जैसे आप एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो और हमने ये भी देखा कि भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टॉप बिजनेसमैन है वो सब जैन है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या डिफरेंट होता है आपकी फैमिली में और अदर लोगों की फैमिली में? देखो, जैन कम्युनिटी जो है वो जन जन का कम्युनिटी। जैन धर्म जो है, मेरा ये मानना है कि जैन धर्म जन जन का धर्म है। जैन शास्त्रों के अनुसार भारत जो नाम है वो ऋषभदेव के पुत्र भरत से पड़ा। ऋषभदेव का वर्णन हिंदू ग्रंथ जो है, हमारे ऋग्वेद शिव पुराण जो है, उसमें भी ऋषभदेव का वर्णन किया गया है। ज्यादा मैं उस विषय पर नहीं बोल पाऊंगा, मेरा ज्ञान कम है लोगों के कंपैरिजन करते हुए, हम बिजनेसमैन लोग हैं। लेकिन मेरी रुचि है जैन धर्म के विषय में, सनातन संस्कृति पे रुचि है। मेरा एक अनोखा नियम है, संस्कृति आजकल लुप्त होती जा रही, जो परंपरा है वो भी लुप्त होती जा रही है। लोग मॉडर्न पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। इस युग में भी मेरे जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मेरा अपना एक प्रण है कि महीने में मैं 3 दिन सार्वजनिक रूप से पारंपरिक परिधान धारण करूंगा। पारंपरिक परिधान मतलब कि धोती दुपट्टा। गुजराती में धोती खेस कहवाय। नीचे धोती रहती है, ऊपर एक दुपट्टा जो कि स्टिचलेस क्लॉथ है। लोगों ने कपड़ों को मजहब से बांध दिया है। लोग सोचते हैं कि ये कपड़ा हिंदू का है, ये कपड़ा मुसलमान का है। लेकिन अगर आप कभी गूगल करके देखें या आपके कोई इस्लामिक दोस्त भी हो, आप उस पर डालें कि जब मदीना में आप अपनी प्रार्थना करने जाते हैं तो कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या पोशाक पहनते हैं, उस कपड़ों को एहराम कहा जाता है। आप गूगल डाल के जब देखेंगे कि वर्शिपिंग क्लॉथ फॉर मदीना, मदीना जिसको बोला जाता है, आप तुरंत देखेंगे जो फोटोज वहां पे आएगा वर्शिपिंग क्लॉथ का, लगभग धोती के जैसा। कंसेप्ट ये नहीं है कि धोती पहनो ना पहनो, कंसेप्ट ये बोलता है कि आप पॉल्यूशन फ्री लाइफ अपनाओ। हर धर्म ये बोलता है सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करो। जैन धर्म का बेसिक सिद्धांत है परस्परोपग्रहणम जीवनम, हर जीव दूसरे जीव पर आधारित है। ये कंसेप्ट अगर सबने सोच लिया ना तो पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। क्योंकि हर जीव दूसरे जीव पे आधारित है। आपका कहीं ना कहीं किसान पे निर्भरता है, किसान आप पे निर्भर है, आप गाय पे निर्भर हो, गाय कहीं ना कहीं आप पे निर्भर है। एंड महावीर भगवान का एक सिद्धांत है, यू आर नॉट ओनली द एलिमेंट इन दिस प्लेनेट। आप अकेले एलिमेंट नहीं हो। तो आप जब भी सोचो तो हर एक एलिमेंट के बारे में, हर एक तत्व के बारे में सोचो और जियो और जीने दो। ये सिद्धांत है जैनिज्म का। हम लोग ये सोचते हैं कि एक हिंसा केवल वो नहीं है कि जो आपने अपने हाथ से की और किसी को लगा। मन, वचन और काया, मन से भी अगर मैं कुछ बुरा सोच रहा हूँ तो वो हिंसा है। मैं वचन से अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, क्षति पहुंचा रहा हूँ, वो भी हिंसा है। और काया, किसी को चाटा मार दिया, वो भी हिंसा है। तो ये तीन प्रकार की हिंसा होती है, मन, वचन, काया। हम उन तीनों से परहेज करते हैं। मतलब कि आपको कभी भी जैन व्यक्ति वाद विवाद में नहीं दिखेगा कि भाई जो है मान लो, निकलो यार यहाँ से। और क्षमा वीर से भूषणम, आप माफी मांगो, आप क्षमा करो और क्षमा मांगो। क्षमा बहुत बड़ा साधन है। हर किसी युद्ध का पूर्ण विराम वहां हो सकता है। मतलब अणुव्रत कहते हैं, परमाणु का अंत अणुव्रत से है। तो जैन फैमिलीज में ये सब वैल्यूज आपको बचपन से सिखाई जाती है। आगम के जो सिद्धांत है, एक अच्छा सिद्धांत, 2 सिद्धांत है जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। एक है अनेकांतवाद,
ओके। और एक है स्यादवाद। स्यादवाद ये बोलता है कि हर किसी भी वस्तु के 7 व्यू पॉइंट हो सकते हैं। ओके। आस्ति, नास्ति, आस्ति च नास्ति, टोटल 7 है। आप ज्यादा जानकारी गूगल से निकाल पाएंगे। मैं विद्वान नहीं हूं उसके बारे में बोलने के लिए, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी अच्छा सिद्धांत है स्यादवाद। ये बताया जाता है कि दुनिया में 8वां एंगल नहीं है। अगर आप स्यादवाद जब पढ़ लेंगे तो लगेगा कि ये 7 ही एंगल है हर चीज के, हर इंसिडेंट के, सिर्फ 7 है, 8वां नहीं, 8वां दृष्टिकोण ही नहीं बना। और दूसरा मैंने जो कहा अनेकांतवाद, कि हर वस्तु के अनेकांत बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। मैंने कहा कि ये ग्लास आधा भरा है, आपने कहा ये आधा खाली है, किसी और ने कहा कि भाई ये चित्र देख के लग रहा है कि टेबल पे ग्लास रखा हुआ है, वो भी सही है, आप भी सही हो, मैं भी सही। ये जब हमने मान लिया तो जिंदगी आसान हो जाती है। हम सोचते हैं कि यहाँ सुख है, कोई कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ दुख है। अब हम अगर उसके साथ झगड़ा करेंगे तो आप कैसे एक अच्छा सृष्टि का निर्माण कर पाओगे? आप हमेशा विवाद में उलझे रहोगे। हमें विवाद नहीं, हमें संवाद करना है, उसी तरह आगे बढ़ना है। और जैन फैमिली में कंजर्वेटिवनेस रहता है। अगर आदमी, आप देखेंगे ना, उनका तपस्या जो है बहुत कठिन है। अगर उपवास देखा जाए तो कुछ धर्म में ये रहता है कि आप रात को खाना खा लो, कोई रहता है कि इतना खा सकते हो, यहाँ कुछ छूट दिया हुआ है। लेकिन जैनिज्म का उपवास अगर देखा जाए तो 36 घंटे का होता है लगभग। ओके। अगर आज शाम को मैं 6 बजे मंदिर गया, दर्शन किए मैंने, तो शाम के 6 बजे जो मैंने खाना पीना था खा लिया। अब इस शाम के 6 बजे से लेकर के रात कुछ नहीं खाना है, कल सुबह भी मंदिर जाना है, पूजा वगैरह करना है, कल के दिन कुछ नहीं खाना है, कल की रात भी पूरी बीतेगी, कुछ नहीं खाना है, परसों सुबह मंदिर जाके उपवास खुलेगा। ओके। अब वो 36 घंटे का आपका फास्टिंग होता है। कभी कभी कुछ लोग पानी का छूट रखते हैं, पानी लेगा वो आदमी। ओके। इसके अलावा कुछ नहीं रहता। ये जिनागम जो आगम ग्रंथ है उसके हिसाब से ये प्रैक्टिस है। ओके। लोगों ने अपना अपना डेफिनेशंस बनाया रहता है कंफर्ट के अनुसार, लेकिन साइंस भी ये कहता है। मैंने कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुने थे, नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, अक्षय कुमार हैं, काफी ऐसी सेलिब्रिटीज है जिनका आप लाइफस्टाइल पढ़े तो सूर्यास्त के पहले वो भोजन ले। राइट। हाँ, ये जैनागम कहता है। मैं भी फिलहाल अभी चीन था, करीब 30-32 दिन का यात्रा किया वहां पे, और मैंने वहां पे एक चीज देखा कि आदमी को जो खाना वो खाएगा, भक्ष पदार्थ खाए, अभक्ष पदार्थ खाए, मतलब कि सात्विक खाया, सात्विक तामसिक खाए, वो खाना 6 बजे पहले खा लेता है। चाइना में। चाइना में। ओके। क्यों? क्योंकि साइंस भी यही बोलता है। लोगों ने फैशन बना रखा है कि यार मिडनाइट स्नैक्स एक वर्ड बन गया है, क्रेविंग, मिडनाइट क्रेविंग के लिए क्या खाना। अरे भाई, मिडनाइट क्रेविंग करोगे तो दिन में गोली खाना पड़ेगा। अगर रात को खाना है तो दिन में गोली खाओ। हम लोग उस चीज को अपनाते हैं। धोती पहनना आपको बहुत सारा लाइफ में एक सेटलनेस देता है। क्या आप वो स्टिच से, स्टिच मतलब क्या है? बांधना। और स्टिचलेस मतलब कोई आकार नहीं है, निराकार। और एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो जैन मंत्र है ना, उसमें कभी किसी भगवान का नाम नहीं लिया। ओके। आप कभी किसी जैन को मिलोगे ना, वो जय जिनेन बोलता है। आप किसी वैष्णव को मिलोगे, वो बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम। लेकिन जैन को जब मिलोगे तो बोलेगा जय जिनेन। अब जिनेन क्या है? व्हाट इज जिनेंद्र? कोई भगवान का नाम नहीं है। ओके। 24 तीर्थंकर है, एक का भी नाम जिनेंद्र नहीं है। जिनेंद्र वो आत्मा जिस आत्मा ने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली। ओके। अगर आप भी वो आत्मा हो ना, तो मैं आपकी जय कर रहा हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। ओके। मैं कहीं बोला ही नहीं हूं कि मैं राम, श्री राम का जय बोल रहा हूं, या श्री कृष्ण का, या श्री महावीर का, या मैं गांधी जी का, या मोदी जी। कोई भी एक ऐसी आत्मा अमर है। उस आत्मा, जो आत्मा ने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, मैं उसको प्रणाम करता है। जो जैन मंत्र है, नवकार मंत्र, अभी रिसेंटली मोदी जी ने नवकार मंत्र का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ओके। उसको महामंत्र कहा जाता है। नवकार मंत्र में जो कहा गया है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम,
नमो उवज्जायणम, नमो लोय सवसाऊं। ये 5 लाइन्स है, 5 प्रार्थनाएं हैं, पांचों को हम नमन करते हैं, पंच परमेष्ठी है। पर इनमें भगवान का है भाई, भगवान का तो नाम ही नहीं है। जैसे हम अगर कोई स्तुति पढ़ते हैं, शिव जी का हो गया, हनुमान जी का हो गया, तो वहां भगवान के बारे में वर्णन किया गया है। पर ऐसा जैनिज्म में क्यों नहीं है? क्योंकि जैन में भगवान का सिद्धांत नहीं है। 24 तीर्थंकर जो है वो प्रमोटर्स हैं जैनिज्म के। ये पहले भी 24 तीर्थंकर थे, पिछले काल में वो कोई और थे, आने वाले 24 तीर्थंकर कोई और होने हैं। श्री कृष्ण को भी जैनिज्म में तीर्थंकर कहा गया है। श्री कृष्ण भी पूजनीय है, राम भी पूजनीय है, श्री राम है वो भी पूजनीय है, लेकिन वो आने वाले 24 तीर्थंकरों में से एक है। लक्ष्मण जी भी है। वैसे ही अगर मैं इनका मतलब कहूं तो नमो अरिहंताणम, नमो मतलब नमो, नमन, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। आजकल लोगों को प्राकृत पता ही नहीं है। लोग समझते हैं कि हिंदी पुरानी भाषा है, हिंदी से पुराना देख लो तो संस्कृत है, उसके पहले का तो कोई डेटा ही नहीं। आज का यूथ अगर जो सुन रहा है, शायद आपको पता होगा कि प्राकृत क्या है। कवि कालिदास ने जो श्लोक लिखे हैं, जो कविताएं लिखी, वो किस भाषा में लिखी थी? प्राकृत प्रकृति की भाषा है। प्राकृत भाषा जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। और मैंने जैसा अभी कहा कि ऋषभदेव के जो पुत्र थे भरत और बाहुबली, जो भरत है उनके नाम से भारत का नाम हुआ। और वैसे ही उनकी 2 पुत्री थी, ब्राह्मी और सुंदरी। ब्राह्मी और सुंदरी की वजह से हमें अंक शास्त्र, गणित और हम जो पढ़ रहे हैं ये उनके द्वारा मिला। तो जो ब्राह्मी थी उन्होंने हमें लिपि दी, इसलिए ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। और ब्राह्मी की लिपि से प्राकृत भाषा लिखी गई। तो प्राकृत भाषा में यह श्लोक तैयार हुआ जो प्रार्थना है। तो जो नमो अरिहंताणम, आपने देखा होगा भारत का एक सबमरीन है आईएनएस अरिहंत। राइट। क्यों आईएनएस अरिहंत नाम रखा? अरिहंत का मतलब क्या है? अरिहंत मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। शत्रु ही ना हो, शत्रु का नाश नहीं करना है, शत्रु का त्याग करना है। जब शत्रु का त्यागी हो जाएगा तो आप अरिहंत बन जाओगे। तो जैनिज्म में जो कहा गया है, जो जैनिज्म में कहा गया है, जो नवकार मंत्र है उसमें 5 प्रणाम किए गए, 5 परमेष्ठियों को। सबसे जो पहला है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। अरिहंत का तो मैंने बताया। सिद्ध मतलब कि जो हर कला, हर शास्त्र में हर तरह से सिद्ध हो चुके हैं, जिसको ना कोई मोह माया ना क्रोध है, निराकार है, वो सिद्ध परमेष्ठी है। सिद्ध होना जरूरी है, तभी आप अरिहंत हो सकते हो। अगर आपका आकार रहा तो आप अरिहंत नहीं हो सकते हो। सिद्ध। फिर आचार्य, नमो आयर्याणम। आयर्याणम मतलब आचार्य, आचार्यों को नमन। नमो उवज्जायणम, उवज्जायणम मतलब उपाध्यायों को नमन। और नमो लोय सवसाहुणम, जो लास्ट लाइन है ना, वो हर धर्म को, हर व्यक्ति को इंक्लूड करता है। नमो लोय सवसाहुणम, लोय मतलब लोक, इस लोक के सवसाहुणम, सव मतलब सभी, साहु मतलब साधु, इस लोक के सभी साधु संतों को नमन। अब कोई आदमी मन से भी अगर साधु है ना, कि मैं साधु हूं, उसकी क्रियाएं कुछ भी है, मैं उसको भी नमन कर रहा हूं। तो ये नवकार मंत्र है। इस मंत्र में किसी भगवान का नाम नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, हम उनके गुणों को, उनके आचरण को नमन कर रहे हैं। इन चीजों से बिजनेस में क्या इंपैक्ट आता है? बहुत बड़ा। क्योंकि जब आपका गोल अरिहंत बन जाता है तो आप चाहते हो कि मैं ऐसी अपनी क्रियाएं रखूं, अपना बिजनेस ऐसे चलाऊं कि मेरा कोई शत्रु ना हो, मैं शत्रुओं का त्याग करूं। अगर कोई कस्टमर कंप्लेन लेकर के आ रहा है, कोई विवाद खड़ा हो रहा है, कोई लीगल मैटर्स आ रहे हैं, अगर ये आदमी नवकार मंत्र को अपनी लाइफ में उतार लेता है तो वो अपनी जीवन जीने की एक कला सीख लेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये चीज दोहराई थी जब उन्होंने विश्व नवकार मंत्र दिवस की सेलिब्रेशन किया था रिसेंटली। तो मेरा भी यही मानना है कि जियो और जीने दो, अनेकांतवाद, शादवाद, इन सिद्धांतों को लाइफ में अगर आप उतारते हो तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बन सकते हो। ओके। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिजनेसमैन बनने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए और क्या बैकअप होना चाहिए?
देखिए, बिजनेसमैन बनने के लिए आपने जो सवाल किया ना वो एक तो बहुत अच्छा है कि माइंडसेट होना है। माइंडसेट से बिजनेसमैन बनता है, किताब से कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और विजडम से आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब विजडम और इंफॉर्मेशन के बीच में एक जर्नी है। इंफॉर्मेशन जो है वो किताब में लिखा हुआ सिर्फ टेक्स्ट है। इंफॉर्मेशन आपका एजुकेशन बनता है जब उस टेक्स्ट को आपको समझाया जाता है। उसकी तह तक जब आप जाते हो, एक एज तक जाते हो, when you know something with the age, it is known as knowledge. राइट। तो इंफॉर्मेशन से एजुकेशन, एजुकेशन से नॉलेज, और जब नॉलेज को भी आप बुद्धिमत्ता पूर्वक एक्सेप्ट करते हो, आप समझ लेते हो धार्मिक धर्म क्या है, जो सही और गलत का अंतर समझाया आपको, तो उससे आप विजडम को पाते हो। तो 4 स्टेज है इंफॉर्मेशन से विजडम के, और वो जब आपके दिमाग में विजडम के साथ कोई चीज सीख लेते हो तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ओके। और जब कंसेप्ट क्लियर है तो कोई डाउट रहा ही नहीं, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। माइंडसेट डेवलप तभी होगा जब आप उन चीजों को जानेंगे जो चीज आपने अभी तक जानी नहीं है। राइट। पर पता कैसे चलेगा? तो कहा जाता है कि व्हेन यू वांट टू बी इन्फिनाइट यू नीड टू ट्राई इन्फिनाइट। राइट। अगर आपको कुछ नया करना है ना तो उसके लिए नया प्रयास भी करना पड़ेगा। आप हमेशा वही रास्ते अगर जाते रहेंगे जिस रास्ते पे पिछले 100 लोग निकल चुके हैं, आप वही पाएंगे जो वो 100 लोगों ने पाया है। आपको एक ऐसा रास्ता लेना है जहां कोई भी ना निकला, वहां कांटे भी हो सकते हैं, कुआं भी होगा, खाई भी होगा, कुछ भी हो सकता है, पर वो रास्ता लोग है तो रिस्क भी है। राइट। बट रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड, कि भाई आपका कैलकुलेटेड रिस्क लोगे अगर आप, तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। कितनी बार वो रिस्क लेना है उसका कोई रेसिपी नहीं है। वो मल्टीपल टाइम्स है। आपको रिस्क लेना है, सीखना है, फेल होना है, रिपीट, ये प्रोसेस रिपीट ही होना है। बट ये माइंडसेट डेवलप होना जरूरी है कि आप हर कोई चीज कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जो आप सोचने का सामर्थ्य रखते हैं वो आप करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। बट सोचना जरूरी है। लोग सोचते ही नहीं है और सोच में फेल हो जाते हैं। इस वजह से वो माइंडसेट आप डेवलप नहीं कर सकते। श्री मोदी जी, श्री अंबानी जी, इन लोगों के जीवन में भी 24 घंटे, महात्मा गांधी जी के जीवन में भी 24 घंटे थे, पर ये लोग अलग कैसे बन पाए? केवल उनका माइंडसेट था जिन्होंने उनको अलग बनाया। हमें भी अपना माइंडसेट डेवलप करना है कि हम कुछ अलग ले पाए, अलग बन पाए। ओके। और अगर हम बात करें कि कोई भी नया अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो बैकअप क्या होना चाहिए? देखिए, आजकल मैंने एक चीज देखा है बड़ा, क्योंकि लोग तो ऐसे एक रील देखा और सोच ले तो मेरे को तो कल से बिजनेस स्टार्ट करना है। ये बहुत गलत बीमारी लगा और उसी वजह से हम लोग फेलियर्स देखते रहते हैं। आए दिन न्यूज में आता है कि ये कंपनी कोलैप्स हो गया, ले ऑफ हो गया, ये कंपनी बंद हो गया, बैंकरप्ट हो गया। रीजन क्या है कि ये लोग समझ ही नहीं पाए अभी तक कि एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बिजनेस क्या है। बिजनेस है ना खुद के लिए कभी नहीं होता है। बिजनेस लीगेसी के लिए होता है। आप कर रहे हो ना उसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सोच लिया तो भी गलत है। आप जो बिजनेस कर रहे हो ये लीगेसी पास ऑन होगा, आपकी तीसरी, चौथी या 10वीं पीढ़ी को इसका फल मिलेगा। लोग ये सोचते हैं मैंने अभी किया अभी इसका फल मिलेगा, और जब फल आता है तो गुठली भी तो आती है साथ में, लोग उसको नकार देते हैं। एक्चुअली आप जब भी कोई बिजनेस का प्लान करें तो कितना भी अच्छा पॉडकास्ट देख लो, अपना बैंक बैलेंस देखना जरूरी है। कैसे देखना है? एटलीस्ट 3 साल का बैकअप होना चाहिए आपके पास। मतलब कि आने वाले 3 साल के जो आपके खर्चे हैं रोजमर्रा के, ये नहीं लग्जरी ट्रिप, लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी, जो बेसिक जरूरी है, ये चीज का फंड आपके पास होना चाहिए आने वाले 3 साल का। अगर ये फंड है, सबसे पहला काम आप अपनी, अगर शादी हो चुकी है तो वाइफ को दो, अपनी मम्मी को दे दो या बहन को दे दो कि भाई ये आप घर चलाना, आपका घर चलाने के लिए आने वाला 3 साल का इतना फंड्स मैं आपको दे रहा हूँ। 3 साल के लिए मैं एक्टिव नहीं रह पाऊंगा इन एक्टिविटीज में, फंडिंग में, घर चलाइए, आपको ये फंड दे दिया। 3 साल तक वो व्यक्ति को एक ही दिशा में लग करके, फोकस करके, डिटर्मिनेशन के साथ उसको काम करना है, तब शायद वो सक्सेस हो पाए। क्योंकि केवल पुरुषार्थ जरूरी नहीं है,
केवल एफर्ट जरूरी नहीं है, हम्म। प्रामाणिक पुरुषार्थ जरूरी है। राइट। एथिकल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द थिंग्स सक्सेस। अब पानी में अगर पानी को चुगोगे मक्खन नहीं आएगा। नहीं आएगा। हम तो सोच रहे हैं यार मैंने तो पानी को मत दिया, मक्खन नहीं बना, कैसे बनेगा भाई। तो ये चीजें जरूरी है जो आज का जनरेशन मिसिंग है कहीं ना कहीं। होपफुली इस पॉडकास्ट से ये मैसेज उन तक पहुंचे। राइट। हाँ। यस। ओके। आपका अभी फ्यूचर गोल क्या है? देखिए फ्यूचर गोल ये है कि हम लोग 100% डिटरमिन्ड है कि लोगों को किफायती मोबिलिटी सॉल्यूशन देना है। मेरा एक ही गोल है, बड़ा सिंपल, कि अफोर्डेबल मोबिलिटी टू एवरीवन विथ रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पूरा गोल है। 800 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, सभी को मैं चाहता हूं कि अपना व्हीकल मिले, और ऐसा व्हीकल हो जो व्हीकल भी अफोर्डेबल हो और उसका संसाधन भी अफोर्डेबल हो। संसाधन ऐसा हो ना पृथ्वी पे बोझ बने ना उस देश के अर्थतंत्र पर बोझ बने। ऐसा अगर कुछ मैं कर पाऊं तो मेरा लाइफ का जो एम है वो फुलफिल होगा। तो अभी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोग एक ऐसा व्हीकल लेके आ रहे हैं कि जो लोगों के लिए एक बेटर असेट बन पाए, कम कॉस्ट में अच्छे से चले, ना चार्ज करना पड़े और लाइफ टाइम बैटरी का वारंटी। बस उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो आपके अभी तक के अचीवमेंट क्या क्या है? अचीवमेंट्स कहा जाए तो देखो मटेरियलिस्टिक बहुत सारे हैं। बेसिक वर्ल्ड यंगेस्ट फाउंडर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी, इंडियाज यंगेस्ट पर्सन टू गेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। हमें तो पता भी नहीं था कि भाई ये सब क्या है, क्योंकि मैंने कभी अचीवमेंट के लिए काम नहीं किया। काम किया, उसके बाद पता चला कि अचीव कर दिया। 12 साल की एज में मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू करूंगा। मैंने अपना जो प्रॉब्लम आता गया उसको सोल्व करता गया, और जब भी सोल्व करता तो आज भी दिमाग में, जहन में एक चीज है कि मेरे से बेटर इसका सॉल्यूशन और कोई नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कोई कहेगा ना कि चाय बनाओ, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे से बेटर चाय इस दुनिया में कोई नहीं बनाएगा। ये कॉन्फिडेंस ही आपको जिताता है। मैंने यही चीज देखा। हमने वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन का शोरूम स्थापित किया, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा 12,000 फीट समुद्र तट से ऊंचाई पर, जो कि लेह लद्दाख में स्थित हमारा शोरूम था। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी मैंने काम किया। हम लोग एक उद्योग महोत्सव था टाइम्स ऑफ इंडिया का, एक अच्छा ये एक रीति रहा है। तो उसके अंदर मैंने 1 साल ब्रांड एम्बेसडर तौर पे भी सेवा दिया, जिसके अंदर मैंने एक नया डेफिनेशन उजागरित किया, लोगों को पेश किया। कि लोग पूछते हैं कि प्रोडक्शन क्या है यार, आप तो असेंबल करते हो। तो मैंने एक डेफिनेशन दिया मैन्युफैक्चरिंग का, द आर्ट ऑफ असेंबली इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। अभी आप इस डेफिनेशन को हर एक कंपनी के साथ तुलना करिए। आप भगवान के ऊपर भी तुलना कर सकते हैं। भगवान भी एक अणु से एक अणु का निर्माण नहीं कर सकता। पंच तत्व चाहिए तब जाके एक अणु बनता है। 2 अणु मिलके एक तीसरे अणु को जन्म देते हैं। आप मानव हो, माता पिता ने संगम करके आपका जन्म तैयार किया। एक व्यक्ति मोनोमोलिकुलर कभी नहीं हो सकता, साइंस भी ये बोलता है मोनोमोलिकुलर कभी नहीं पॉसिबल है। वो एक अणु है, अणु भी पंच तत्व से बना है, अणु भी एलिमेंट से तैयार हुआ है। तो मेरा कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है अपने आध्यात्मिक चीजों से, अपनी संस्कृति से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वही आपका एक्चुअल साइंस है, वही आपका छुपा हुआ की है सक्सेस के लिए। आपको उधर ही अध्यात्म की तरफ जब अध्याय करोगे आप, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। और अचीवमेंट सारे है ना एकदम मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं जब ये समझते हो। और एक मेरा अपना डेफिनेशन है अचीवमेंट का, सबका अपना रहता है। व्हेन यू टाइप योर नेम ऑन गूगल एंड गूगल शोज योर फोटो और गूगल शोज योर नेम, दैट इज नॉट योर अचीवमेंट, दैट इज गूगल्स अचीवमेंट। बट व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन टू गूगल and your name becomes answer to that question, it's your achievement. अगर हिंदी में कहूं तो गूगल पे जब आपका नाम लिखा जाए और नीचे आपका फोटो आ जाए तो वो आपका अचीवमेंट नहीं है, वो गूगल का अचीवमेंट है। लेकिन जब कोई सवाल गूगल को पूछा जाए और आपका नाम उत्तर बने उस सवाल का, ये आपकी अचीवमेंट है। तो कुछ ऐसा काम करो कि आप लोगों के प्रश्नों का समाधान बन पाओ। ये आपका एक सही मायने में अचीवमेंट होगा। राज भाई, हमने एक चीज देखा है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है
उसमें कभी हमें ये नहीं सिखाते हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें यही सिखाते हैं कि हमें जॉब करना है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है आपको ये गलत है? मतलब देखिए, बचपन में यही कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो पढ़ोगे नवाब बनोगे नवाब, या भाई पढ़ लिख ले अच्छा नौकरी लग जाएगा। ये सेंटेंस हम सुन करके बड़े होते हैं। ऐसा कोई नहीं बोलता कि पढ़ो लिखोगे तो मालिक बनोगे। हाँ, धंधा करो भाई, वो यही होता है कि पढ़ो लिखोगे कलेक्टर बनेगा। अरे भाई, आप उसको एंटरप्रेन्योर बनाओ ना, उसको आप स्वावलंबी बनाओ, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ। अगर मैं इसका एक बड़ा बेसिक उदाहरण दूं आपको, और जो मैं मेरे हर पॉडकास्ट में, हर पब्लिक इंटरेक्शन में, मैं हर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और ये पॉइंट को रखता भी हूँ मजबूती पूर्वक, और आशा है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन उपयुक्त नियुक्त लोगों तक ये संदेश भी पहुंचे कि आप 12वीं तक पढ़े, आपने बीटेक कंप्लीट किया, बीएससी बीए बीकॉम कंप्लीट किया, आपको एक चीज 100% आती है, वो है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखना। ये स्कूल में सिखाया जाता है, स्कूलिंग में ही सिखा देते हैं हमें पत्र लिखना सिखाया जाता है कि माता को पत्र लिखना है, मामा को लिखना है, नाना जी को लिखना है, लिख दिया। फॉर्मल पत्र कैसा सिखाया जाता है? अर्जी पत्र। हम लोग, मेरा मोहल्ला साफ नहीं हुआ तो हम कलेक्टर को पत्र लिखेंगे, गुजारिश सिफारिश पत्र लिखेंगे या रिक्वेस्ट पत्र लिखेंगे, और क्लास टीचर को छुट्टी के हेतु आवेदन देंगे। ये पत्र सिखाए जाते हैं। मैं गलत नहीं हूं, हाँ। सभी को ये चीज सिखाया जाता है, आपको भी आया होगा ये। लेकिन कभी क्या नियुक्ति पत्र लिखना सिखाया 12वीं तक में? मैंने तो 12वीं कंप्लीट की, बीटेक भी कंप्लीट किया, मुझे नहीं सिखाया गया। हम लोग बच्चों को, जो हमारी पीढ़ी अभी है, उनको केवल अर्जदार ही बना रहे हैं। वी ऑलवेज पुट देम इनटू द एप्लीकेंट फॉर्मेट। भाई तुम अर्जी करते रहो, ओनली परमिशन लेना सिखाते हैं, परमिशन देना नहीं सिखा रहे। हाँ। हम लोग उसको डिक्लाइन करना नहीं सिखा रहे। ऑथोरिटी, भाई कभी उस बच्चे को ये बोलो कि आप एक दिन के लिए कलेक्टर हो और आपको कोई आवेदन आया कि मुझे कर माफी करनी है, और आपको उसको नकारना है कि भाई मैं आपका ये जो कर है इसको मैं माफ नहीं कर सकता हूं, या कभी आप उसको सैंक्शनिंग पोजीशन पे लेके आओ। हम क्या सिखाते हैं? बस अर्जी देना सिखाते हैं। हाउ टू राइट एन अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर कैसे लिखना। कुछ लोगों को तो ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर का डिफरेंस नहीं पता होता, प्रोबेशन क्या है ये नहीं पता होता है, एचआर के जो टर्म्स है वो नहीं पता होता है। हम सोचते हैं कि बस ऑफर लेटर आ गया, जॉब पे लग गया, जो पैकेज था वो मिल जाएगा। अब होता क्या है, महीने के बाद जब सैलरी आती है तो पता होता है अरे यार लिखा तो 30,000 था पर आया 20,000। हाँ। क्यों भाई? 5,000 का तो डिस्क्रिशनरी बोनस था, जो दूसरा 5,000 है वो इधर उधर कट गया अलाउंसेस में। अब हम तो 30,000 सोच के तो हम काम पे लग गए, खर्चे घर के बढ़ा दिए। तो मेरा ये फोकस है कि बच्चों को हमें एंटरप्रेन्योरशिप अगर सिखाना है तो नींव मजबूत करना है। जो स्कूलिंग है उसमें हमें ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, इन सब चीजों को सिखाना है। रेजिग्नेशन लेटर, नोटिस पीरियड क्या है, इन सब चीजों को तो हम सिखाते ही नहीं है। हम स्कूलिंग में, कॉलेजेस में यही सिखाते हैं एप्लीकेशन करो, छुट्टी के लिए आवेदन। कैसे वहां से एंटरप्रेन्योर बन के निकलेगा? कहते हैं ना, शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण बसता है। अब शिक्षक ही अगर बच्चों को आवेदन करना सिखाए तो बच्चा कैसे एंटरप्रेन्योर बनेगा? ओनली ऑर्डर लेना सिखा रहे, ऑर्डर देना नहीं सिखाते हैं। बिल्कुल, वो हमेशा अर्जी कर रहा है, कैसे होगा वो चीज? तो ये चीज मेरा मानना है कि अगर ये चेंज होता है पॉलिसी में तो पूरा भारत चेंज होगा। आने वाले समय में हम एंटरप्रेन्योर्स को जन्म देंगे। भारत के पास आज की तारीख में सबसे बड़ा धन जो है वो युवा धन है। खरीद भी नहीं सकता कोई देश उसको, चाहे यूएस या चाइना कुछ भी करे, युवा धन वो नहीं ले सकते जो आज भारत के पास है। और युवा जो है वही हमारी ऊर्जा है भारत। तो राज भाई, आपके जीवन का पर्पज क्या है? मेरा ये मानना है कि मेरा जो लाइफ का पर्पस था ना, वो मैंने आज से 12 साल पहले जान लिया था। मतलब गॉड हैज गिवन अस बर्थ with some purpose. When you identify that purpose, your life gets worth. आपका बर्थ का, एग्जिस्टेंस का वर्थ तभी है जब आपको अपना जन्म लेने का वजह पता चले। ये मेरे लिए नहीं, किसी का भी अगर मैं बात करूं लेमन लैंग्वेज में, हर कोई जो मुझे सुन रहा है, आपका जन्म जब यहाँ हुआ है ना तो कोई आसान बात नहीं थी।
करोड़ों खरबों शुक्राणुओं के बीच में आप रेस जीते हो, तब जाके आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, आप इस धरती पे आए हो। करीब करीब 80 लाख से ज्यादा जीव हैं, देयर आर मेनी लिविंग। करीब कहा जाता है 84 लाख योनि में से मनुष्य एक जन्म लेता है। अब उसके बाद आप मनुष्य जन्म हुआ तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आप एक रेस जीत करके यहाँ पे आए हो। इंसान अपने आप को एक आम आदमी समझ लेता है, लेकिन वो एक खास आदमी है। भाई आपकी बॉडी में जितना है वो किसी और बॉडीज में नहीं है। राइट। अब उसके बाद में अगर आप सोचते हो कि भाई मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं आगे मेरा गोल क्या है, तो आपको कहीं ना कहीं चिंतन करना है अपने आप में। ये पॉडकास्ट को सुनोगे तो आपको आइडिया आएगा कि यार आसपास में क्या समस्या है, उसको देखो कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि आपकी लाइफ से दूसरों की लाइफ आसान हो, आपकी लाइफ का वर्थ अपने आप बनेगा। मेरा 12 साल के पहले एक चेतना हुई कि मेरा जब इस धरती पे बॉर्न हुआ, बर्थ हुआ, उसका रीजन ये था कि मैं लोगों की लाइफ में अफोर्डेबल मोबिलिटी दूं। लोगों की लाइफ में जब व्हीकल खरीदे आदमी तो उसको लगे कि मैं खरीद सकता हूँ। कॉमन मैन 800 करोड़ लोग ये चीज सोच सकते हैं कि मैं व्हीकल ले सकता हूँ, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और ये सोच क्लियर करने के लिए मेरा जन्म हुआ, ये मैं मानता हूँ। अब जब ये मैंने मान लिया तो मेरा हर दिन का, हर क्षण का एक ही लक्ष्य है कि मैं उसी दिशा में आगे बढ़ूं कि लोगों की लाइफ कैसे आसान बनाऊं, लोगों की लाइफ में मोबिलिटी कैसे बेस्ट और आसान बना सकूं। ये मेरा लाइफ का पर्पस मैंने जाना, जब से जान लिया तब से मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। और अगर आप भी इसी चीज को देखेंगे, आप अपने लाइफ के पर्पस को समझेंगे, तभी से ही आपका वर्थ लगेगा। बाकी कबीर ने कहा है कि भाई दिन गवाए खाई के, रात गवाई सोई के, मानव जन्म अनमोल था, हमने उसको बर्बाद कर दिया, हमने गवा दिया उसको सो के। तो मानव जन्म अनमोल है, आप पर्पस आइडेंटिफाई करें और इस लाइफ का वर्थ समझें। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो हमारे ऑडियंस है और जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्विक मैसेज क्या देंगे आप? क्विक मैसेज ये है कि आप आइडेंटिफाई करें अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को, उसको गंभीरता पूर्वक समझे और ग्राउंड लेवल पे जाके काम करें। जो फैंसी रील्स वगैरह देखते हो ना, उससे भ्रमित मत होइए आप। एंटरप्रेन्योर मतलब 24/7 × 365 ग्राउंड पे रह के काम करना है आपको। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा जो कस्टमर है वो क्या लाइफस्टाइल जी रहा है, ये नहीं कि वो प्रोडक्ट यूज कैसे कर रहा है। अगर आईफोन बनाया है मैंने तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर कौन है और उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, किस गंभीर परिस्थितियों में मेरा प्रोडक्ट यूज होने वाला है। मैंने अगर डिलीवरी बॉय के लिए कोई व्हीकल बनाया है तो मुझे पता होना चाहिए। आप कस्टमर की दृष्टि से अगर कोई भी प्रोडक्ट को बनाएंगे, आप 110% सक्सेस होंगे, आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। अन्यथा केवल प्रयास करते रहना है जब तक सक्सेसफुल ना हो पाए। थैंक यू सो मच राज भाई आने के लिए हमारे साथ। तो हरिओम भाई, अगर एक चीज मुझे अच्छा लगा कि आपका जो कंसेप्ट है लाइफ इन अ मिनट, आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कई सारी मिनट्स बनी होंगी और कई सारी लाइफें सुधरेंगी इस पॉडकास्ट से। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका चैनल ऐसे ही ग्रो हो, आप ऐसे ही पॉडकास्ट और भी शूट करें और मिलियंस ऑफ लाइफ चेंज हो। और बोलते ना कि आपने अपने लिए क्या किया वो बेटर मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपका जो लाइफ इन अ मिनट है ना, कितनों की मिनट्स और कितनों की लाइफ्स इससे सुधरे। और मेरा ये यकीन है, मानना नहीं, ये यकीन है कि इन पॉडकास्ट की सीरीज से बहुतों की लाइफ सुधरेगी। सो मैं आपको एक तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आने का अवसर दिया। और अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप राज मेहता इंडिया, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप सिंपली इंस्टाग्राम पे मुझे जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन पे मुझे जुड़ सकते हैं, या अगर गूगल पे जब भी सर्च करेंगे तो वर्ल्ड यंगेस्ट फाउंडर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी, आप आसानी से मुझ तक जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर सही से जुड़ना है तो आप लाइफ इन अ मिनट से जुड़िए। यहाँ पे आपको मैं अपने मन की बात बताया, आप अच्छे से इसका श्रवण कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को सेव करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, उन दोस्तों को जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है, कोई आदमी अपने फेलियर्स को लेकर के डिप्रेशन में है, उसको ये किस्सा जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है,
एक तो लाइफ इन मिनट है और दूसरा राज भाई है। तो इनका जो भी डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट इससे कांटेक्ट कीजिए और आप इनकी डायरेक्ट आपको इनका गाइडेंस आपको मिल जाएगा। अरे आपको जाना नहीं है, आपको यहीं रहना है, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपने देखा है कि ये आपका लाइफ चेंज करने वाला है। और इससे हमने एक सबसे अच्छी चीज़ सीखी है कि जो बिजनेस करने का सबसे बड़ा चीज़ है वो अपना माइंडसेट। अगर अपने माइंडसेट बना दिया तो हम किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं। और ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करने ये जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, और आगे कौन से टॉपिक पे आपको पॉडकास्ट चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताना, और इसको शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।